जो भी आप लोगों की इंटरनल प्लानिंग है, हमें तो आप बताते नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका कलेक्शन का चलता है, तो विलिंगली जो भी कर सकते हैं वो करें, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हैं। हम तो क्या ही बोले आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सब स्मार्ट है, तो बेस्ट करें, है ना। क्योंकि ये जो मोमेंट्स होता है बच्चों जीने के लिए होता है। हो सकता है कि अगले बर्थडे पे आप में से एक भी यहाँ पे नहीं दिखे, है ना। सबके सब ओनली बस स्टेटस लगाएंगे या कौन मैसेज करते हुए विश कर पाएंगे सर को। आई मीन सब लोग आप जो में रहेंगे एम्स के अंदर या किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर आप रहने वाला है, तो बढ़िया तरीके से इसको सेलिब्रेट करें, क्यों है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एस्केलेटर सिस्टम। एस्केलेटर सिस्टम स्टार्ट करें हैं। आपका कुछ पेंडिंग है क्या? क्या नाम है इनका? कुछ पेंडिंग है अभी? चलता रहेगा। चलिए ये इनका काम है, एक इधर है और एक उधर है, ये दो लड़के जो लगे हुए हैं करते रहेंगे। आप लोगों को इनको देखने बजाय क्लास की तरफ ध्यान देना है, और आप भी थोड़ा जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उधर जल्दी से जो भी आपका है प्रोसेस थोड़ा वाश करके फिनिश करके फिर अपनी जगह बैठ जाए। क्लास में थोड़ा माहौल बनाए नहीं। हम डिस्कस करें एस्केलेटर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। दैट इज व्हाट द हाँ जी, आप खड़े होइए सबसे लास्ट में इधर, और साइलेंट हो जाना है, साइलेंट रहना है। लास्ट क्लास में आए थे आप? हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रा के बारे में। रिवाइज कर लो सभी लोग, क्योंकि घर पे तो टाइम मिलता नहीं है आप लोगों को। यहीं पे खोलोगे आप किताबें कि सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रिवाइज करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, है ना। चलिए वर्टिब्रा, हाँ अभी उत्तर देखिए, हो गया रिवीजन आपका। अभी वर्टिब्रा के बारे में हमने डिस्कस किया था। टोटल कितनी वर्टिब्रा होती है पीडियाट्रिक्स में? 33। और एडल्ट में 24, 26। हाँ सर 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 हो गया, ये होता है बच्चे एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। 26 हमने पढ़ी थी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कितनी होती है? 23 होती है। कहाँ कहाँ पर एब्सेंट रहती है? C1 एंड C2 के बीच में प्रेजेंट। गुड। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनता है, वहां पे हमारी वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी वजह से वहां पे मोमेंट्स देखने को मिलता है। और किस टाइप का मोमेंट होता है, ये सब करो, किस टाइप का मोमेंट रहता है C1 एंड C2 के बीच में? C1 एंड C2 में, C1 एंड C2 की बात कर रहे हैं। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, तो उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर मोमेंट रहता है। नो वाला है तो नो वाला एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ी है, रोटेट है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, बेसिक चीज है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था लिगामेंट्स के बारे में, है ना। तो मैं इस तरीके से आगे ज्यादा नहीं झुक पाऊं। मेरे हाइपरफ्लेक्शन को कौन सा लिगामेंट प्रिवेंट करता है? हाइपरफ्लेक्शन को आपको बताना है। अभी तो हिंट आ रही है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर आ रहा है ना। और जिनको बोला जाता है कि चुप रहे, इसका मतलब चुप रहे, है ना। और थोड़ा आप जल्दी करें, क्योंकि अभी हम आपको बीच में टाइम दे दूंगा, उस टाइम भी कर सकते हैं। कलेक्शन कितना बचा था, कलेक्शन करें ना। मैंने अंदाज लगा लिया है जिस तरीके से आप एंट्री वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करें ना, फिर आप लोग भी अपनी चेयर बैठ जाए, या जो पेंडिंग रहता है उसको बाद में भी आप कर सकते हैं। हाँ 5 मिनट दे दिया जाता है। चलिए, तो पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट किस किस को कनेक्ट करता है? पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल के पोस्टीरियर साइड में या इंटीरियर साइड में? पोस्टीरियर साइड। और पोस्टीरियर में भी कहाँ पे? क्योंकि पोस्टीरियर में लिगामेंट फ्लेवम भी प्रेजेंट होता है, होता है। पोस्टीरियर में कहाँ पे? तो आंसर बताना। हाँ खड़े हुई, यस यू। रेड कलर की जो टी शर्ट शर्ट पहन के उसके पीछे जो लड़का बैठा है, हाँ भैया आप खड़े हो जाइए। चलिए पीछे वाला बोला हाँ सांस आई, मेरे को तो नहीं बोला। चलिए आप बताइए, मेरी बॉडी इस तरीके से ज्यादा फ्लेक्स नहीं हो, यहाँ पे एक लिगामेंट है साइड में, है ना। वर्टिब्रल जो कौन सा लिगामेंट होता है? बड़ा शानदार तरीके से डिस्कस किया था, आप आए थे लास्ट क्लास में, सैटरडे को थे आप, बिल्कुल थे। तो कौन सा लिगामेंट होता है यहाँ पे? ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांस बहुत शानदार, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। और वह क्या करता है आपकी बॉडी को लेटरली ज्यादा फ्लेक्स होने से प्रिवेंट करता है। इधर का जो है वो इधर वाले को करता है, वो भी याद रखना है। जो राइट लेफ्ट का जो मैनेजमेंट है, जो उसका क्लोज एक हम करते हैं, तो वो राइट और लेफ्ट का भी आपको याद रखना। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था जो आपकी स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होती है वर्टिब्रा के अंदर? बैक साइड में, जहाँ पे आपका प्रोमिनेंट फील होता है ना। और इसके आज मैंने क्वेश्चन भी दिया कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस कौन से पार्ट की होती है? सबसे ज्यादा आप अच्छे से फील करेंगे, आप अपने ब्रेन की फील करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर से लेके आपके यहाँ तक कौन सी स्पाइनस प्रोसेस आपको फील होती है, वही प्रोमिनेंस होगी। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस कौन सी रहती है? आप लोगों ने क्वेश्चन में आंसर क्या किया था? स्पाइनस प्रोसेस प्रोमिनेंस पोर्शन है आपकी वर्टिब्रा का। सबसे बड़ी वर्टिब्रा तो कौन सी है? लंबर वर्टिब्रा है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्पाइनस प्रोसेस है जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है, वो आपकी सर्वाइकल। और सर्वाइकल में भी C7 का, इस पॉइंट को लिखिए कहीं ना कहीं, तो C7 होती है, उसकी स्पाइनस प्रोसेस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस होती है। बैठ जाए दोनों तीनों, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हाँ यस खड़ो हुई। हाँ टोटल लिगामेंट के नाम बताओ, कितने लिगामेंट हमने पढ़े थे? 6 लिगामेंट पढ़े थे, नेम बताओ। हाँ गुड। और वन मोर लिगामेंटम। हाँ ठीक है। डिफरेंशिएशन बताइए सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट एंड इंटर स्पाइनस लिगामेंट के बीच में। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पाया? आपकी आवाज आ रही है, मैं समझ नहीं पाया, वापस बोलिए। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट होता है एक होता है इंटर स्पाइनस लिगामेंट। दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है? बेसिक सा डिफरेंस बताया ना। दोनों आपके पीछे इधर भी होते हैं, बैठ जाइए। दोनों आपके पीछे इधर भी होते हैं, हाँ यस यू। हाँ क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? और सेकंड वन इंटर स्पाइनस लिगामेंट, लोकेशन के अकॉर्डिंग बता दीजिए डिफरेंस, कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए। हाँ बताइए। हाँ पढ़ लिया होगा अभी तो, बताइए। हाँ उसके बीच में, हाँ ठीक है, थोड़ा से बता दो। हाँ और टिप्स के ऊपर होता है, जा रहे हैं लगभग, आप बता पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए।
आप ये हमने पढ़ा था इंटर स्पाइनस लिगामेंट। इंटर स्पाइनस लिगामेंट जो आपकी स्पाइनस प्रोसेस है उसके टिप पर होता है, इंटर जो होता है वो बीच में होता है, टिप पर सुप्रा वाला होता है, सुप्रा स्पाइनस आपके टिप के ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे डायग्राम से बताया था, जैसे एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर जो होता है वो आपका सुप्रा स्पाइनस होता है, इन बिटवीन जो होता है वो आपका इंटर स्पाइनस लिगामेंट होता है। लिगामेंट से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखें 6 लिगामेंट है, सभी 6 लिगामेंट को स्पेसिफिक तरीके से याद रखें। एंटीरियर लॉन्जिट्यूडल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडल, साथ साथ बोले, posterior longitudinal ligament, ligamentum flavum, interspinous ligament, supraspinous ligament and intertransverse ligament। तो 6 टाइप के लिगामेंट हमने पढ़े थे। चलिए आज हम बेसिकली जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करते हैं और उसके बाद में कंप्लीट कोशिश करेंगे अपर लिम्ब के बारे में हम डिस्कस कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक सा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग। चलिए इसके बाद लास्ट हमने देख लिया था, इसके नोट्स आई थिंक आप लोगों ने आधे लिखे थे, आधा हमारा पेंडिंग रह गया था। पेल लार्ज ट्रायंगुलर ब्रेकबोन फ्रॉम द बेक ऑफ द शोल्डर गिडल, और शोल्डर गिडल के बेक में रहता, बेक में भी कहां पर, बेक में भी कहां पर, हां आप बीच वाले खड़े हुए आपके पीछे, हां 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 आप, हां मैं नहीं तो कौन, मैं बिल्कुल खड़ा होना है, मेरे से क्वेश्चन मैं ऐसे बताइए। इसके बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन बताइए मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि पीछे प्रेजेंट होता है, इसके बोला एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड होता है, उसमें नहीं मिलेगा आपको, बताने पड़ेगा, बताइए नहीं पता, आप आए नहीं थे सैटरडे को, सैटरडे को नहीं आए थे आप, डेफिनेटली पक्का, चलिए बैठ जाइए, कल आएंगे आप। चलिए तो कहां पर लोकेटेड होता है एग्जैक्टली बात करें तो ऊपर की तरफ और साइड में, तो सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर लेटरल ये हो गया आपका सुपीरियर। आप इसमें देखिए बता सकते हैं कि सर बेक में है, पोस्टीरियर है और सुपीरियर है और साइड में है ना, तो ऊपर की तरफ, साइड में, पीछे की तरफ, तीन वर्ड आपके, तो पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल, पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल ये वर्ड बन जाता है आपके एग्जैक्ट स्टेबुला की पोजीशन के लिए। देन फॉर्म द बेक ऑफ द शोल्डर, बेक ऑफ द शोल्डर की तरफ का पार्ट बनता है, पोर्शन बनाता है बेसिकली, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर थॉराx बिटवीन द लेवल ऑफ द सेकंड एंड सेवंथ, आपकी जो रिब्स होती है उसके बीच में, और ये सेकंड एंड सेवंथ कौन सी है यहाँ पे, टू रिब्स है बेसिकली, क्योंकि काउंटिंग भी हम करते हैं रिब्स की, तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आते हैं, तो हम सुपीरियर टू इंफीरियर की तरफ आते हैं, और सुपीरियर के अंदर जो रहती है जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं उनको हम फ्लोर रिब्स बोलते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेनो वर्टिब्रल रिब्स। देन उसके बाद में 7 के बाद में जो 8 9 10 जो कि आपकी फॉल्स रिब्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी वो, लेकिन टोटल रिब्स की काउंटिंग की बात करें तो 8 9 10 बनेंगे, उनको हम फॉल्स बोलते हैं। देन आपकी फ्लोटिंग रिब्स रह जाती है आपकी 11th और 12th नंबर की, मैं बोलूं कि फर्स्ट रिब ऑफ फ्लोटिंग पोर्शन, तो दैट इज 11th नंबर ऑफ द रिब्स, है ना, तो उस तरीके से आपको याद रखना। ये आप लोगों ने नोट्स लिख लिया था आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, वो हमने बड़ा शानदार तरीके से देख लिया, जो ये डोमिनेंस पोर्शन रहता है, यहाँ पे जैसे उभरा पोर्शन होता है, आपकी एक्रोमियन प्रोसेस ये है किसकी, आपकी इसके बुला का ये उभरा पोर्शन है, और यहाँ पे जाके क्या जुड़ता है आपका क्लेविकल जुड़ता है, यहाँ पे जाके क्लेविकल जुड़ता है, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है, क्या नेम है उस जॉइंट का, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमिन प्रोसेस क्लेविकुलर बोन, तो एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, लिखा हुआ भी है आप लोगों के सामने। देन उसके बाद में ये स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, इसका बस अभी जो वेल्डिंग पोर्शन रहता है वो सरफेस है, कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, बस जो सरफेस है, और इसके बारे में पूछा भी था कि लेफ्ट है या राइट है, तो कौन सा इसके बुला है, राइट है या लेफ्ट है, वापस कन्फ्यूजन है, ये कौन सा स्केप है नॉर्मल, यहाँ पर एक्जेक्टली राइट है भाई, उसे मैंने कितने अच्छे से बताया कि मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ इस तरीके से, तो ये मेरा राइट साइड का स्केप है, क्योंकि आप इंटीरियर देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंटीरियर व्यू, आप सामने से देख रहे हैं तो आपको स्केप से दिख रहा है, यहाँ पे एक्रोमिन प्रोसेस आगे साइड में होती है, लेटरली होती है एक्रोमिन प्रोसेस, तो ये कौन सा हो जाता है आपका राइट साइड का स्केप। इसकी जो सरफेस है ये मीडियल सरफेस होगी, इसको वर्टिकल बॉडी की तरफ सरफेस हम बोल देते हैं, ये मीडियल सरफेस होगी आपकी, है ना, ये आप एंगल बन जाता है, बस इनको नेम लिख ले, है ना, जो कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ये हमने देखा था। ये जो कैविटी होती है कौन सा जॉइंट बनाती है आपकी, ये जो जॉइंट बनता है कौन सा रहता है बेसिकली हमारे सामने, शोल्डर जॉइंट, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसके नेम के अकॉर्डिंग बनाए तो कौन सी बोन जुड़ती है यहाँ पे ह्यूमरस, तो नेम क्या बनेगा, शोल्डर जॉइंट का दूसरा नाम क्या, नहीं शोल्डर जॉइंट का, हाँ ठीक है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर आता है, लेकिन वर्ड के अकॉर्डिंग हम अनदर नेम बताए तो वो क्या रहेगा, हाँ तो ग्लिनोइड कैविटी है और ह्यूमरस बोन है, तो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, हाँ तो उस तरीके से नेम बताना आपको, और वही जॉइंट बनता है आपका ग्लिनोइड कैविटी के साथ में ह्यूमरस बोन का, जो कि आपकी हाथ की सबसे बड़ी होती है, बॉडी की 4th नंबर की लार्जेस्ट होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये आपका, ये कौन सा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये राइट और लेफ्ट है, बच्चों ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करें, इनसे आपका कॉमन सेंस बढ़ता है, तो आप कितना जज कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा है, राइट है लेफ्ट है, लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे देखना आपको, ये वर्ड देखना है, उसका इंटीरियर व्यू था और इसका यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू है, अगर मेरा पोस्टीरियर व्यू है इसका मतलब ये है तो ये वाला है भैया, क्योंकि एक्रोमिन प्रोसेस यहाँ पे आ रही है, एक्रोमिन प्रोसेस आपकी बॉडी के लेटरली रहती है, बॉडी के मीडियली नहीं होती है ना, और ये पोस्टीरियर व्यू है जब आप पीछे से देख रहे हैं ना, तो पोस्टीरियर में तो ये भी आपका राइट साइड का स्टेपला ही है, और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉमन सेंस होते हैं, कहीं भी अटक जाते हैं, याद रखें कंफ्यूजन नहीं हो। इसके अंदर बस ये जो लैंडमार्क दे हैं, अलग अलग लैंडमार्क आपको याद रखना, जैसे ये हो गया तो सुपीरियर ऊपर की तरफ सुपीरियर एंगल हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, सुपीरियर नोच हो गया, है ना, सुपर स्पाइनस फोसा हो गया, फोसा है नोच है एंगल, तो अलग अलग आपके यहाँ पे बन जाता है, मीडियल बॉर्डर हो गया, इनर स्पाइनस फोसा हो गया, तो ये जस्ट नाम मात्र है, उनको आप लिख लें, इनकी जो सरफेस है, इनके जो लैंडमार्क है, और आपको याद रखना, ये जैसे आपके सामने ग्लिनोइड कैविटी इंफीरियर टू एक्रोमिन इज अ सेलो डिप्रेशन दैट एक्सेप्ट द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड वाला पोर्शन जुड़ता है, और वही आपके बॉल एंड सॉकेट का कौन सा पोर्शन बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम पढ़ते हैं, तो एक आपकी बॉल रहती है, दूसरा आपका सॉकेट रहता है, तो जो ह्यूमरस का हेड होता है वो क्या बनाता है, सॉकेट कैसे बनाएगा, हेड है तो बॉल बनाएगा ना भाई, तो ये भी जनरल क्वेश्चन ही है जो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, लेकिन जो चीजें बनती है वो इस तरीके से बनती, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो बॉल वर्ड है वो ह्यूमरस के हेड के लिए है, और जो सॉकेट वर्ड है वो ग्लिनोइड कैविटी के लिए है, तो ना वो आपको याद रखना, इसी जॉइंट को क्या बोल रहे हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट, वर्टिब्रल मीडियल बॉर्डर, ठीक है, जो सिमिलर प्रोजेक्ट होता है वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम की तरफ होती है बेसिकली वो आपकी कौन सी है, वर्टिकल मीडियल बॉर्डर है, एक्सिलरी जो लेटरल बॉर्डर है साइड वाली है आपकी, स्केपुला की बॉर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो एक्सिलरी बॉर्डर है लेटरली जो आपकी साइड में रहती है, जैसे ये मेरा स्केपुला है, और यहाँ पे स्केपुला की ये जो बॉर्डर बनेगी तो एक्सिलरी के पास में है, तो उसको क्या बोल देंगे एक्सिलरी और लेटरल बॉर्डर, क्योंकि लेटरल बाहर की तरफ होती है, मीडियल अंदर की तरफ होती है, तो ठीक है, एज ऑफ द स्केपुला क्लोजर टू द आर्म,
Scaphoid process at the lateral end of the superior border of the scapula is the projection of the anterior surface. Projection है एक उभरा पोर्शन है, उस पोर्शन का नाम आपको याद रखना दीजिए Scaphoid process एंड फोसा है तो सुप्रास्पाइनस फोसा है, इंफ्रास्पाइनस फोसा है और आपका सब स्कैपुलर फोसा है। ये बेसिक सी चीजें बस लिख ले। आपके स्कैपुला के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्टोमिन प्रोसेस से बनता है, ग्लिनोइड कैविटी से बनता है, कौन सा जॉइंट बनाता है, कहां पे लोकेटेड होता है, ये इनके बाकी सारे लैंडमार्क्स है। लेकिन इनको फटाक से थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करें। आप 2-3 दिन से एब्सेंट होते हैं। चलिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखें सभी लोग, है ना। हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो 5-6 दिन का आपका जो रूटीन है पूरा खराब हो जाता है बच्चों, तो उसके साथ मेंटेन करते रहें। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें, मोबाइल यूज नहीं करें, कोशिश करें हाथों से लिख ले। हाँ, तो हाथों से लिख ले, लिखिए और पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही लिखे। ग्लिनोइड कैविटी कहां पे रहती है? स्कैपुला में। और स्कैपुला का भी थोड़ा और पूछे तो कौन सा पोर्शन है वो लिखा हुआ है इंटीरियर टू एक्टोमिन प्रोसेस। एक्टोमिन प्रोसेस के थोड़े नीचे की तरफ आपकी कैविटी रहती है और दैट कैविटी इज अ ग्लिनोइड कैविटी। सेलो डिप्रेशन दैट एक्सेप्ट द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द ग्लिनोह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ब्रैकेट में लिख लो, उसका बेस्ट एग्जांपल है। आपकी बॉडी में मेनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल एक तो आपका ये बनता है। दूसरा हिप जॉइंट बनता है जो एसिटाबुलम कैविटी के साथ बनाता है आपका फीमर का हेड। हो गया? सब मिल गया ना? थोड़ा फास्ट कीजिए, आप लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है ना? सॉरी, क्लियर? हाँ, वो जो क्वेश्चंस दिया था आप लोगों का, कौन सा जॉइंट होता है बताइए? क्या आंसर बताया था? जॉइंट नहीं होता है वहां पे, जॉइंट होता है और वो भी आपका साइनोवियल जॉइंट का ही पार्ट है। साइनोवियल जॉइंट ही होता है, दो जॉइंट रहते हैं मेनली, तीनों साइकिल है, उनके बीच में दो जॉइंट होते हैं, बोन के नेम के अकॉर्डिंग है। मेलियस और बीच वाली इंकस है, तो मेली वो इंकस जॉइंट करके बनता है, इंकॉइड बोलते हैं समटाइम इंकस, तो वो जो जॉइंट होता है। और आपका दूसरा इंकस और स्टेप इसके साथ में, तो स्टेप और इंकस जॉइंट करके वहां पे वर्ड बना दिया जाता है। तो दोनों ही आपके साइनोवियल जॉइंट के टाइप है, हम आगे डिस्कस करेंगे, जॉइंट वहां पे एग्जांपल देखेंगे। हाँ, तो सही है ना, गलत थोड़ी है वो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज आल्सो टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स है, 6 टाइप्स है, सब क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो आप बता रहे हो तो वो सही है। अच्छा, दोनों ऑप्शन थे? अच्छा, फिर आप अटक सकते हैं, दोनों ऑप्शन थे तो फिर हो सकता है आप अटक सकते हैं। अगर ऐसे दोनों ऑप्शन आते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर बताएंगे साइनोवियल जॉइंट ही बताएंगे, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कॉमनली हम दो पढ़ते हैं ज्यादातर, और एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन लगता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, तो वो आपके हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के प्रोस्पेक्टिव से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी जो बात है कि साइनोवियल जो जॉइंट होता है, यूजुअली इसके अंदर कैविटी वगैरह प्रेजेंट होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो अलग होती है आपके जो भी अलग अदर जॉइंट्स बनते हैं, है ना। तो उनसे जैसे फाइब्रस जॉइंट है आपका, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है, तो उनसे अलग स्ट्रक्चर होती है साइनोवियल जॉइंट की, और क्योंकि वो एक यूनिक फीचर है तो अगर ब्रॉड लेवल पे हम आंसर बताते हैं तो नो डाउट उसका साइनोवियल जॉइंट ही आंसर रहेगा। क्या बताया गया था आप लोगों को? हाँ, ठीक है। हो गया? और जैसे कि 25 जन से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ के बच्चों के माइंड में ऐसा भी हो सकता है कि सर नया बैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या, तो वो आपके लिए तो नया है ही है ना। नया बैच मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैच होता है वो नहीं है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल 6 मंथ तक चलता है, ओवरलैप होते रहते हैं, है ना। तो आपके लिए तो सीक्वेंस चलता रहेगा, जैसे कि आपका एक्सेलरेटर फिनिश हो गया, देन आपके लिए नया सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम है, तो वो हो सकता है कि आप लोगों के लिए लास्ट का पोर्शन हो या पेंडिंग पोर्शन हो, और जो नए बच्चे आएंगे नए बैच में उनके लिए नया, फिर उनका चलता रहेगा, और उनका कुछ पेंडिंग पोर्शन है तो उनका पेंडिंग वाला रहेगा, और जो उनके बाद नया बैच आएगा उनका पहला पोर्शन रहेगा, समझ पा रहे हो? तो ऐसे ओवरलैप होकर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट टू टिल 6 मंथ हो उसके बाद में फिर नया बैच स्टार्ट हो, ऐसा आप समझ सकते हो बच्चों ने। एक बड़ी संस्थान को कंटिन्यू रनिंग होने के लिए और स्मूथली चलने के लिए जो ये बेस का ओवरलैपिंग है ये लंबे टाइम तक चल रहा है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। तो ऐसा कभी भी इस चीज को अदरवाइज नहीं लेके सिर्फ नए बच्चे आ जाएंगे तो उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, या हमने जो पढ़ लिया वापस वही पढ़ाया जाएगा, नहीं, आपके लिए भी नया है, उनके लिए भी बिल्कुल नया ही है। जब तक आपको प्रॉमिस की गई है 6 से 7 महीनों की, और 6 से 7 महीनों में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, वो आएंगे उनका आधा कोर्स होगा, देन उनका आधा नेक्स्ट पूरा हो जाएगा, इस तरीके से चल रहा है। आप में से कुछ जो बच्चे हैं पहले वाले बैच के हैं वो फील कर पा रहे हैं इस चीज को, है ना। तो इन चीजों को ज्यादा उस तरीके से नहीं लेके सर हमारा नहीं हो सकता, नया बैच स्टार्ट हो गया, चलिए हो गया। चलिए, ये हमारा हो जाता है पोर्शन अबाउट द वी कैन से आवर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, उसके बाद स्टेपला और क्लेविकल जो चल रहा है वो आपका पोर्शन है अपेंडिकुलर का। अपेंडिकुलर के अंदर जो मेन पोर्शन बनता है दैट इज अबाउट द लिम्ब, और लिम्ब में भी आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अभी हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब। अपर लिम्ब पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करें कि अपर लिम्ब में आप लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या आपको जानना है। ए है, सी है, बताइए जो भी आपकी समझ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ए और सी वाले बिल्कुल अपोजिट है, ऑप्शन ए में तो 1 और 2 लिखा और सी में 3 और 4 लिखा हुआ, कुछ मैच नहीं है भाई। पहले आपको इसको पढ़ना है इजीली, उसके बाद में विच पेयर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है वह आपको बताना है, आधा जो नहीं बताना है, 100% जो करेक्ट है वो बताना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन है इसमें कुछ स्टेटमेंट सही हो सकता है, एक स्टेटमेंट आपका गलत हो सकता है, तो जो प्योरली सही पेयर है मतलब 100% दोनों स्टेटमेंट सही है वही आपको सेलेक्ट करना है। ये तो हमारा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? अल्लाह इज लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म। अल्लाह आपकी मीडियल साइड पे रहती है क्या? यस और नो? अल्लाह आपकी मीडियल पे होती है क्या? यस, सब बोल रहे हैं, हम भी बोल लेते हैं। आपकी जो नॉर्मली बॉडी है उसकी एनाटॉमी आप लोगों ने कैसे फर्स्ट ईयर में लेबोरेटरी में गए थे आप लोग, अभी इधर फोकस कर ले, इधर फोकस कर ले, यहाँ पे अल्लाह की बात की गई है, और जो आपकी नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा,
तो आपकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से रहती है, तो यही होती है, इन पे ध्यान दें, इस तरीके से नहीं होती है, इस तरीके से रहती है। तो ये जो पोस्चर होती है वो आपकी सुपिनेशन पोस्चर है, माइंड में बिठा ले बिल्कुल ये, क्योंकि इसी से सारी एनाटॉमी पढ़ेंगे आगे लिम्फ की, ये स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। यही से हम पढ़ेंगे मेटाकार्पस, यही से हम पढ़ेंगे फेलेंजेस बोन, और यही से हम पढ़ेंगे कार्पस, कार्पस का सीक्वेंस हम यहीं से पढ़ेंगे, अपर होगा लोअर होगा, बड़ा शानदार तरीके से। तो पहले सबसे बेसिक टू बेसिक चीज क्या है, तो आपकी जो हैंड की पोस्चर होती है सुपाइन पोजीशन वो इस तरीके से रहती है, और प्रोन की बात करें तो इस तरीके से रहती है। तो ये जो पोस्चर बनता है वो आपका प्रोन है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, इस तरीके से। अब आपने पढ़ा था कि जो रेडियल बोन होती है वो आपकी थंब की तरफ होती है, इसका मतलब ये वाला जो पोस्चर है वो आपका किसका है, रेडियस बोन का, और रेडियस बोन है तो ये आपकी बॉडी में लेटरल होगी ना भाई, तो ये लेटरली, तो इसके अपोजिट जो है वो क्या है, अल्लाह है, और अल्लाह आपकी बॉडी में किस तरफ होती है, मीडियली। और स्टेटमेंट क्या बोला है कि द अल्लाह इज लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म, पहला कांसेप्ट तो क्लियर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोल रहा है रेडियस इज लोकेटेड ऑन लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म, क्या सही बात है, तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट हो गया जज, अगर हमारी जो अल्लाह है वो मीडियली लोकेटेड है तो रेडियस है वो आपकी किस तरफ है, लेटरल साइड में, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड बोल रहा है ह्यूमरस प्रॉक्सिमल एंड फ्रॉम द एल्बो जॉइंट, तो प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, ये ह्यूमरस बोन है यहाँ पे, और उसका प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, हमेशा याद रखिए दो बड़े, एक प्रोक्सिमल दूसरा डिस्टल। प्रोक्सिमल का मतलब है जितना आपकी बॉडी के पास हो, जितना आपकी बॉडी के सेंटर पॉइंट के और मिड लाइन के पास में हो वो आपका प्रोक्सिमल है। इस हैंड की मैं बात करूं, इसमें जो ह्यूमरस है ये ह्यूमरस बोन आपकी प्रोक्सिमल है इसके कंपैरेटिवली, रेडियस और अल्लाह यहाँ पे डिस्टल ये दूर है, किसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली, ये पास में है ये दूर है। वहीं पे मैं यहाँ की बात करूं रिस्ट बोन की बात करूं तो रिस्ट बोन मेरी और दूर है इसके कंपैरेटिवली, और ये मेरी पास में हो जाती है इसके कंपैरेटिवली, समझ पा रहे हो, जैसे ये जो बच्चा है अभी ये मेरा प्रोक्सिमल है, उसके बाद में वो थोड़ा डिस्टल, वो थोड़ा डिस्टल, वो थोड़ा डिस्टल, इस तरीके से। तो जो पास में रहता है वो क्या है, प्रोक्सिमल, और यहाँ पे वर्ड यूज किया कि ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल एंड, इसका मतलब ये वाला एंड, ये वाला एंड आपका एल्बो जॉइंट बताता है, बनाता है, तो ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये कौन सा बनाता है, शोल्डर जॉइंट, अभी तो पढ़ा था शोल्डर जॉइंट, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, विद द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, तो ये गलत हो जाता है। Fourth statement है the radius from the prominent bony point at the elbow known as the olecranon process, तो इसके साथ ये थोड़ा यूनिक स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि आप ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कहां पे आ रहा है, ए में आ रहा है तो ए डेफिनेटली राइट आंसर है। फोर्थ हो सकता है आप लोगों को समझ में आए, ये रेडियस का नहीं होता, ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये उभा पोर्शन है, ये आपकी ओलेक्रानोन प्रोसेस होती है, ये रहता है आपका अल्लाह का, रेडियस का अल्लाह का, रेडियस का नहीं होता। आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है और ये जो प्रोटेक्शन देता है ये वाला पोर्शन, जो बोनी प्रोमिनेंस वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपका अल्लाह का है, इसी को हम बोल देते हैं ओला ओलेक्रानोन प्रोसेस। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि रेडियस का नहीं होता है, अल्लाह का होता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सी नहीं बच्चों ने इनकरेक्ट नहीं पूछा, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, क्लियर है। चलिए अभी हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं ह्यूमरस बोन के बारे में, पहले अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटी कौन-कौन सी बोन होती है, किस तरीके से उनको रफली हम क्लासिफाई करते हैं, देन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो दो अपर एक्सट्रीमिटी होती है, नॉर्मल एनाटॉमिकली बात करें तो एज अपर लिम्ब हैज 30 बोन, एज अपर लिम्ब की बात की है, इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 2 है, तो यहाँ पे आप 60 लिख सकते हैं, दैट इज 60 बोन एंड 3 लोकेशन रहती है। ये जो लोकेशन है ये भी थोड़ी खास बन जाती है, जिस लोकेशन है ये भी आपकी खास बन जाती है, 3 लोकेशन है, ये है, देन ये है और आपका हैंड है, मैंने 3 जगह से क्लासिफाई करके आपकी अपर लिम्ब को, पहले ये वाला, देन ये वाला, देन तो ये अपर लिम्ब हो गया, ये आपका फोरआर्म हो गया, ये आपका हैंड हो गया। इस तरीके से याद रखें, हैंड के भी बर्दन पोर्शन बनते हैं, हैंड के अंदर भी अपर हैंड हो गया, है जो आपका बनती है वाला पोर्शन, फिर इंटरमीडिएट वाला हो गया जो आपकी मेटाकार्पस बनती है, फिर आपका ये लोअर वाला हो गया, ये आपका टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हैंड हो जाता है जो बनाती है आपकी फेलेंजेस, इनको हम बोलते हैं डिजिट बोन। आर्म हो गया, देन आपका फोरआर्म हो गया, और रिस्ट एंड बिलो द रिस्ट 3 पोर्शन बन जाते हैं। आर्म को आप बोल सकते हैं अपने आर्म का जो ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि ये आपकी फोरआर्म है, आर्म तो पूरी ही है, मतलब आपका हैंड पूरा ही है, इसमें से ये जो है इसको आप ऐसे लिख ले, आर्म लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आर्म लिखा, तो आर्म, देन इसके बाद आर्म का अगला हिस्सा और इससे अगला हिस्सा आपका हैंड, 3 पोर्शन बन गए जिसको हमने क्या बोला रिस्ट एंड बिलो रिस्ट, और इसको कंप्लीटली ऐसे लिख ले और थोड़ा इजी रहेगा तो हैंड वाला पोर्शन है ये क्लियर है। एक्चुअली हैंड को किसी बुक के अंदर जो आपकी रिस्ट बोन है, किसी बुक के अंदर हैंड को इस तरह क्लासिफाई नहीं करता, लेकिन ऑथेंटिक बुक से उसके अंदर जो रिस्ट वाली बोन है वो आपका हैंड का अपर पोर्शन बनाते हैं, हैंड के भी 3 पोर्शन बनते हैं, तो ये जो रिस्ट वाली बोन है वो आपका हैंड का ही पोर्शन है, तो ये पोर्शन देन ये और देन ये, तो 3 पोर्शन हमारे हैंड के भी बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा मैंने, कार्पल बोन होगी टोटल 8 रहती है आपकी, देन उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स होगी और आपकी 4 या वी कैन से 14 और 14 आपकी चैलेंजेस होगी जिनको डिजिट बोन बोलते हैं। ये ओवरऑल व्यू है आपकी अपर लिम्ब की एनाटॉमी के बारे में, फटाक से मेंशन करें, इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, अभी इनको डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्म ह्यूमरस आपकी एक होगी, रेडियस और आपकी 1 + 1 हो जाती है, इस तरीके से भी याद रखिए, और ये फिर आपकी टोटल कितनी बन जाती है 8 + 5 13, 13 और 14 आपकी 27, 27 + 3 30, और 30 आपका टोटल ऊपर लिखा हुआ। बोन की काउंटिंग भी आप साथ साथ में लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, है ना, काउंटिंग भी लिख ले, टोटल काउंटिंग लिख ले, सेपरेट इंडिविजुअल काउंटिंग भी लिख ले, बाकी अभी पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस के कौन कौन से पार्ट होती है, ह्यूमरस कौन सी बोन होती है, किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, इसके प्रोमिनेंस पोर्शन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं, तो लैंडमार्क भी हम जैसे साथ साथ में देख रहे हैं, तो कौन कौन से लैंडमार्क यहाँ पे यूनिक बनते हैं, जैसे ये प्रोसेस है, कभी पूछ ले तो ओला आपका एक्रोनियन प्रोसेस है, उसी तरीके से यहाँ पे आपकी ओले पेरोनोन प्रोसेस है, तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली चीजें हैं इनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इन लैंडमार्क्स को भी हम साथ साथ में देख रहे हैं, काउंटिंग खास है प्लस इनकी लोकेशन, कुछ कुछ बोन के नेम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कुछ कुछ बोन के नेम इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे रेडियस कार्पल, जो रेडियस चलना है वो तो नॉर्मली है, बाकी जो कार्पल्स बोन होती है जो आपकी 8 बोन होती है ना, जिनको दो के अंदर अरेंज करके पढ़ते हैं उनके नेम से क्वेश्चन आता है, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली कौन सी है, बोट शेप कौन सी है ना, मोन शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर शेप की कौन सी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कार्पल्स बोन में, वहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम कार्पल्स बोन से क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले हम जानेंगे ह्यूमरस एंड रेडियस एंड कार्पल के चलना के बारे में, हो गया।
होने के बाद में एक और नई प्रैक्टिस बनाया कि जैसे आपका नोट्स हो जाता है तो उसको विद इन सेकंड्स और मिनट ऊपर से जितना आपने लिखा वहां से लेके लास्ट पॉइंट तक पूरा अच्छे से डीपली एक बार पढ़ ले, ताकि जो आपने लिखा है वो आपके जहन में बैठ जाए उसी टाइम। लिख के बस ऐसे मुंह पर कर लिया आंसर हो गया हमारा, तो उसको नोट्स में ही लिख के नहीं रखना बच्चों, दिमाग में भी रखना है, क्योंकि जैसे आप रिवाइज करते हैं चीजें आप भूल जाते हैं, है ना। 2-3 दिन बाद में क्लास हुई आप लोगों की, तो आप जो चीजें रिसेंटली हमने पढ़ी है वो मिस हो गई। ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ ही नहीं है, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक के साथ नहीं है, ये मैक्सिमम टॉपिक के साथ होता है, और इनको तो बिल्कुल हम तोड़ मोड़ के इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। जब आप लोग रिसर्च और मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पे तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उनको कैसे याद रख पाओगे आप लोग। उनकी जो स्केल्स है, उनके जो पैरामीटर्स है, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो रिवीजन को थोड़ा सिद्धांत बनाए, बातों को जहन में बिठाए कि रिवाइज थोड़ा करना ही है। 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। उस 5-10 मिनट को दे, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिवाइज जरूर करें बच्चों। नया नहीं पढ़े, रिवाइज जरूर करें। हो गया, चलिए। ये आपकी एक्सट्रीमिटी की स्ट्रक्चर हो जाती है। ये जो पोर्शन है आपका ह्यूमरस का हो गया। देन उसके बाद में आपकी रेडियस और अल्ना, और एक और खास बात बताते हैं यहीं पे, रेडियस और अल्ना ऑलवेज नॉर्मल एनाटॉमी के अंदर पैरेलल होती है एक दूसरे के। पैरेलल मतलब क्या, इस तरीके से आपकी रेडियस है तो इधर आपकी अल्ना है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब आप हैंड को सुपाइन करते हैं तो एक दूसरे कैसे हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। ये भी आपको याद रखना, सुपाइन पोर्शन में रेडियस और अल्ना क्रॉस हो जाती है। कौन किसको करती है, तो रेडियस आपकी अल्ना को क्रॉस करती है। आप देखोगे मेरी जो अल्ना है वो इस तरीके से होगी, रेडियस मेरी ऊपर से आ गई, है ना। और ऐसे जो होती है नॉर्मली आपकी रेडियस पैरेलल होती है अल्ना के, और वी कैन से अल्ना पैरेलल होती है रेडियस के, वाइस वर्सा हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों पैरेलल है, ये जो है और ये। अच्छा, ये कौन सा हैंड है, मेरे क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे बच्चों। कौन सा हैंड है ये, ऑब्वियसली सर ये इस तरीके से है आपका, और इस तरीके से है तो ये आपका थंब हो गया, और ये आपका थंब हो गया। क्या है, राइट हैंड है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो अल्लाह है वो आपकी मीडियली लोकेटेड है। इस तरफ आपकी बॉडी है, इस तरफ हमारी सर बॉडी है, तो ये बॉडी का कौन सा हो गया, राइट हैंड हो गया। लेफ्ट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से नहीं, लिटिल फिंगर बाहर की तरफ नहीं है, यहाँ पे आपका थंब वाला पोर्शन बाहर की तरफ है। देन आपकी कार्पस, जिनको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, ये आपका कार्पस वाला पोर्शन बन गया। देन उसके बाद में आपका ये मेटाकार्पस और आपकी फैलेंजेस बोन। क्लियर है इतना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस होती है, उसी को हम आर्म बोन बोलते हैं। ह्यूमरस होती है वो आपकी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। लास्ट वर्ड तक पढ़े, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला जाए तो फीमर, एग्जैक्टली। तो आपका कौन सा बनता है, फीमर बनता है। और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का बोला जाए तो भी फीमर ही है, तो भी आपका फीमर ही बनता है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द योर लेग, तो भी फीमर ही है। लास्ट के वर्ड तक जाना है। ये जो है वो आपके अपर लिम्ब की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है। बॉडी के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो ये आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट होती है। उसके बाद में सेकंड कौन सी, टिबिया और फिबुला। टिबिया इज द सेकंड, देन थर्ड इज द फिबुला, फोर्थ वन इज द ह्यूमरस, फिफ्थ वन इज द रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, फिफ्थ वन इज द रेडियस, सिक्स्थ वन इज द अल्ना, सेवंथ वन मेटाकार्पल कैसे होगी, मेटाकार्पल नहीं, आपकी ये रिब्स वाला बॉडी इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां है, मेटाकार्पल कौन सी रहेगी, सेवंथ क्लियर नहीं, क्लियर तो थोड़ी बाद में, स्टेनम भी नहीं। स्टेनम और क्लियर तो लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है, वो 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर की होती है, और वो बनती है आपकी सेवंथ टू रिब्स। 7 नंबर की जो रिब्स होती है बॉडी की, 7 नंबर की सबसे बड़ी बोन है, इस तरीके से याद रखिए। चलिए और हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे वन बाय वन चीजों को। फोर्थ लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे लिखे फोर्थ लार्जेस्ट बोन ऑफ आर्टिकुलेट प्रोक्सिमली विद द स्टेपलास ग्लिनोइड कैविटी एंड फाउंड दैट ग्लिनोह्यूमरल और शोल्डर जॉइंट सिंपल सा वर्ड है, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। तो कि ऊपर की तरफ प्रोक्सिमली लिखा हुआ है, कि ऊपर की तरफ प्रोक्सिमली पास में, यहाँ पे किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, तो ये आर्टिकुलेट होती है स्टेपला की, स्टेपलास लिखा हुआ है, स्टेपला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ में वो क्या बनाती है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाती है, जिसे हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। देन डिस्टल विद द टू बोन, नीचे एकदम दो बोन के साथ में डिस्टल पोर्शन कौन सा है सर, ये वाला, ये ह्यूमरस है जिसका डिस्टल वाला ये, इसका प्रोक्सिमल वाला ये। तो डिस्टल यहाँ पे और यहाँ पे किसके साथ, रेडियस एंड अल्ना के साथ में। तो विद द टू बोन्स द अल्ना एंड रेडियस फॉर्म द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट यहाँ पे बनाती है। इनको मिलकर फटाक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है वो ये है ना, ये आपको याद रखना। फोर्थ लार्जेस्ट है, ये जॉइंट बनाती है, कहां पे बनाती है, प्रोक्सिमली। ये वर्ड वर्ड लिख लें बस। डिस्टली किसके साथ में जुड़ती है, तो जो आपकी फोरआर्म की बोन होती है उसके साथ में जुड़ती है, रेडियस और अल्ना। और जॉइंट कौन सा बनाती है, एल्बो जॉइंट। कौन सा, एल्बो जॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट लिखे बस। फोर्थ लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी लिखे, है ना, बॉडी की बहुत लार्जेस्ट है। हाँ जी काजल, बिल्कुल आपकी बात रखी जाती है बच्चे। तो कहाँ से सीख था वैसी चीजें, या यहीं पर सीखी है, और सिस्टम चल रहा है तो उनको सुधार भी सकते हैं आप। ये सब चीजें होती है, मौके मौके पे ठीक लगती है। होटिंग करना गलत नहीं है, होटिंग कहाँ पे कर रहे हो, किस मोमेंट पे कर रहे हो, वह थिंग्स होती है। होटिंग करना गलत नहीं है, वो तो एंजॉय करना है बच्चों, जब जरूरत होती है तब करना ही है। जहाँ होटिंग की जरूरत है वहाँ पे चुप होकर बैठो तो फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप लोग। लेकिन जहाँ जरूरत है वहीं पे अननेसेसरी जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो फिर आप ह्यूमन बीइंग ना होकर दूसरी कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। हाँ तो थोड़ा समझिए चीजों को। हो गया ये, चलिए बच्चों लिखिए थोड़ा पॉइंट पॉइंट लिखिए। जो मैंने राउंड बनाया कि प्रोग्रामिंग क्या बनती है, ग्लिनो हिमरल जॉइंट बनाती है, जिसे हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। डिस्टली आपका एल्बो जॉइंट बनाती है, रेडियस अल्ना के साथ जोड़ के, बस इतना लिखना है ना। और हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो ये बोन है ना, ये जो बोन है रेड कलर की आपकी इजीली दिख रही है, तो ऊपर की तरफ ये जुड़ रही है, ये आपके इससे के साइड में जाके जुड़ रही है, और यहाँ पे जो है वो आपकी रेडियस और अल्ना वाली बोन बन जाती है। हो गया, चलिए
नेक्स्ट इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि और कौन-कौन से इसके लैंडमार्क्स होते हैं, है ना? जस्ट हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जैसे कोई भी बोन है, उसका ओवरऑल व्यू कैसा होता है, वो हम पहली स्लाइड में देख रहे हैं ताकि बेसिक चीजें वहां से कवर हो जाए। उसके बाद में कौन-कौन से स्पेसिफिक लैंडमार्क्स है पर्टिकुलर बोन से रिलेटेड, उनके बारे में जान रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी कैसी होती है, मॉर्फोलॉजिकली कैसे देखने मिलती है। तो ये आपकी बोन है, ये आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया, हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ऊपर की तरफ कहां जुड़ेगा, आपकी ग्लेनोइड कैविटी के साथ में आपका सोलिडोजन बनाएगा। यहाँ पे जो ओवरियल स्ट्रक्चर है वो आपकी ट्यूबिकल, वही फिर आपके प्रोमिनेंस आ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था। इन वर्ड को बिल्कुल क्लियर है कि कुछ भी डाउट नहीं हो। ट्यूबिकल है, आपकी प्रोसेस है, आपकी कॉन्डिल्स है, आपके फोसा है, इन वर्ड को बिल्कुल क्लियर तरीके से रखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी वही आता है, आपका ग्रेटेड ट्यूबिकल थोड़ा ओवरऑल परसेंट ज्यादा है और ये लेजर ट्यूबिकल। बेसिकली है क्या, एक बोनी लैंडमार्क है जो आसपास के टेंडन को, आसपास के जो लिगामेंट्स है उनको कनेक्ट करने के लिए रोल प्ले करते हैं। दैट्स इट, इतना ही आप लोगों को याद रखना। तो ग्रेटर है, थोड़ा बड़ा है साइज में, लेजर है, थोड़ा छोटा है, बस। देन ये जो है, ये इसकी खास स्ट्रक्चर बनती है। डेल्टोइड ट्यूबोसिटी कौन सी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, एग्जाम का सीधा क्वेश्चन आता है, डेल्टोइड ट्यूबोसिटी। और याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो मसल्स होती है, बाइसेप ट्राइसेप नो डाउट होती है, लेकिन इस साइड में जो मसल्स होती है जो आपके शोल्डर को बनाती है, आप इंजेक्शन जब यहाँ पे लगाते हैं 90 डिग्री वाला, तो इसी मसल के अंदर लगाया जाता है। इंटरमस्कुलर यहाँ पे मेनली सबक्यूटेनियस लगाते हैं, लेकिन जब आप 90 डिग्री पे लगाते हैं इंटरमस्कुलर, अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो इसी मसल, तो वो डेल्टोइड मसल होती है। उसका जो पॉइंट होता है वो इस ट्यूबोसिटी पे आके जुड़ता है, उस मसल्स के नेम की वजह से इसका नाम क्या है, डेल्टोइड ट्यूबोसिटी। ट्यूबिकल ही है, ट्यूबिकल ही है, एक प्रकार का वी कैन से पोर्शन है, बस यहाँ से आपकी मसल अटैच होकर इस तरीके से ये वाला पोर्शन बनाती है, वो आपकी डेल्टोइड मसल हो जाती है। और ये जो ट्यूबोसिटी है वो कौन सी, आपकी डेल्टोइड ट्यूबोसिटी। तो डेल्टोइड ट्यूबोसिटी इज द पार्ट, और वी कैन से बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द ह्यूमरस बोन। देन नीचे की तरफ हम आते हैं इसके डिजिटल पोर्शन में, तो डिजिटल पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कॉन्ड्यूल्स है, कॉन्ड्यूल्स इसके नीचे तरफ होता है, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जो उसको एपिकॉन्ड्यूल्स बोल दिया है क्या, प्रोजेक्शन है, थोड़े राउंडेड प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ही लेकिन थोड़े से राउंडेड प्रोजेक्शन है। तो दो बन जाते हैं यहाँ पे, एक आपका मीडियल एपिकॉन्ड्यूल्स हो गया और ये जो है आपका लेटरल एपिकॉन्ड्यूल्स हो गया। मीडियल है और ये आपका लेटरल एपिकॉन्ड्यूल्स हो गया। कोसा वही आपकी छोटी छोटी कैविटीज हो जाती है, यहाँ पे एक पिक पॉइंट हो जाता है। कोसा मतलब क्या है, एक छोटा सा डिफ्लेज पॉइंट है ना, जहाँ पे आपके अटैचमेंट होते हैं आसपास के स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर, हम तो ओनली बोन ही पढ़ रहे हैं। बाकी ये बोन है, इसके आसपास में आपकी मसल्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके लिगामेंट्स भी प्रेजेंट है, टेंडन्स भी प्रेजेंट है, कुछ कार्टिलेज भी है, प्लस यहाँ से ब्लड सप्लाई जा रही है आपके आगे की तरफ, वो आर्टरी है लेके आ रही है, वेन भी है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी है, नर्व इनर्वेशन भी है, सारी चीजें प्रेजेंट है ना। तो ये तो मात्र जस्ट बोन पढ़ रहे हैं, ये तो मात्र जस्ट बोन है। तो इसके आसपास में जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस बनाए होते हैं, और ये जो पोर्शन होता है उसका कैपिटुलम पोर्शन बनता है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका ट्रोक्लियर पोर्शन बनता है, क्योंकि ये दोनों खास है। एक जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे तो वो ट्रोक्लियर पोर्शन है, और यहाँ इस पोर्शन में कौन सी बोन आके जुड़ेगी, अल्ना और रेडियस। हाँ, कौन सी जुड़ेगी, अल्ना, क्योंकि ये किस तरफ लोकेटेड है, मीडियल, जैसे मेडिकल यहाँ पे मीडियली है ना, मीडियल ये मीडियली है, मीडियली ये इसका ये नहीं मीडियली लोकेटेड, तो मीडियली इसका मतलब ये है, और मीडियल आपकी कौन सी बोन होती है, अल्ना होती है, तो यहाँ पे आपकी अल्ना जुड़ती है। तो ह्यूमरस का जो नीचे दो पोर्शन बनता है, एक तो बनता है आपका ट्रोक्लियर, दूसरा बनता है कैपिटुलम। तो जो ट्रोक्लियर पोर्शन होता है उसके साथ में आपकी अल्ना रहती है, और कैपिटुलम जो रहता है उसमें आपकी रेडियस का हेड आके जुड़ता है, रेडियस आके जुड़ती है, सीधा से याद रखें। तो कैपिटुलम विद रेडियस एंड ट्रोक्लियर विद अल्ला, और इसके पीछे की तरफ आपका ये ओलेक्रनल प्रोसेस आती है, जब आपको हाथ से बेंड करते हैं तो जो आपका अल्ला वाला पोर्शन है तो इसके अंदर फिट हो जाता है, पीछे की तरफ जो अल्लाह का एक पोर्शन, क्योंकि दो पोर्शन रहेगा, एक फिट हो जाता है, दूसरा आपका यहाँ पे उबड़ा पोर्शन बनता है जिसे हम ओलेक्रोनल प्रोसेस बोलते हैं। तो सिंपली आपको दो तरीके से याद रखना है कि कैपिटुलम जो है वो आपका किसके साथ जुड़ता है, रेडियस के साथ में, और जो ट्रोक्लियर है, ट्रोक्लियर जो पोर्शन है वो आपका किसके साथ जुड़ता है, बेसिकली अल्लाह के साथ में। दैट्स इट, ज्यादा इन चीजों के साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, नहीं तो काम की चीजें आप लोग भूल जाते हैं। तो ये मोटी मोटी इसका क्या है, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल इसका व्यू है। खास बात ये है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना। देन उसके बाद में दो स्ट्रक्चर ये है, एक कैपिटुलम है, दूसरा ट्रोक्लियर है। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखना, सब कुछ याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, सब कुछ में से कुछ याद है, और कुछ जो है वो ये वाला पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमने कोसा याद कर लिया, लेजर ट्यूबल लगा तो कुछ तो वो भी है, कुछ में भी खास कौन सा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेल्टोइड ट्यूबोसिटी, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लियर स्ट्रक्चर, ये जो तीन बोनी प्रोमिनेंस है आपकी ह्यूमरस बोन में, ये आपको अलग से पता होना जरूरी है। ग्रेटर ट्यूबिकल लेटरल प्रोजेक्शन जो कि प्रोक्सिमली लोकेटेड होता है, लेजर ट्यूबिकल एंटीरियर स्मॉल प्रोजेक्शन आगे की तरफ रहेगा बोन में, और छोटा प्रोजेक्शन रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, लेजर ट्यूबिकल। देन बॉडी जो साफ होती है सिलेंड्रिकल मिडिल पोर्शन बन गया, वो बॉडी बन जाती है पर्टिकुलर बोन की। देन उसके बाद में डेल्टोइड ट्यूबोसिटी, रफ एंड एरिया ऑन द शाफ्ट टू सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट होता है डेल्टोइड मसल, इसको हाईलाइट करें। डेल्टोइड मसल्स के लिए क्या बनता है, ये पर्टिकुलर आपका अटैचमेंट पॉइंट बनता है, दैट इज डेल्टोइड ट्यूबोसिटी। क्या इधर मोबाइल का यूज कर रहे हो, क्या आपको दो बार बोला गया मोबाइल यूज नहीं करना है, ठीक है फोटो ले रहा हो तो जब आपको बोला जाता है तभी लेना है। चलिए, डेल्टोइड ट्यूबोसिटी जो आपकी डेल्टोइड मसल के साथ में अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है। चलिए, लेकिन इनको फटाक से फोटो लेना कोई गलत बात नहीं है बच्चे, मैं पर्टिकुलर नहीं डाल रहा हूँ, आप फोटो क्या मैं आपको पीपीटी दे सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन सुनो, पूरी बात सुनो, बल को पूरी बात सुनो, पीपीटी दे सकते हैं आप, नोट्स ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आप लेके करोगे क्या। हाँ, तो पढ़ोगे तो लिखो ना भाई, पढ़ो ना भाई, उसके लिए तो बोला जाता है आप लोगों को, है ना। आप खुद ईमानदारी से बताओ, आप जो फोटो लेते हैं उसमें से कितना पढ़ते हैं, कितना आप उसमें से नोट्स बनाते हैं। ठीक, आज जाके आप रिवाइज कर लोगे, कल रिवाइज कर लोगे, परसों के बाद में फोटो आपकी पीछे चली जाएगी, क्योंकि 5 फोटो और आपकी एड ऑन हो जाएगी। अच्छा, लिखने के लिए फोटो लेते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, उसका क्या करते हो, टाइम सबसाइड कर दे, सब राइट करने के लिए भाई बड़े एडवांस हो यार आप लोग। स्लाइड है उसके बावजूद भी आपको नहीं दिख रहा है, मुश्किल है भाई। हाँ, रेडियल नर्व ऑब्वियसली पर्टिकुलर, जैसे बोन हम पढ़ रहे हैं तो हर एक बोन के साथ में पर्टिकुलर एक कर्व बनता है, जैसे फोसा वगैरह है, इसी की तरह से आपका ग्रुप भी बनता है, और उसी ग्रुप से आपकी ब्लड वेसल्स नर्व वगैरह एग्जाम में बने थे। इस चीज को मैं क्लियर करूंगा आपको कल, है ना, क्योंकि ये जो आप बात पूछ रहे हैं नो डाउट इसमें से एक क्वेश्चन बनता है जब आप क्रंचेस यूज करते हैं, क्रंचेस की हम क्लास पढ़ते हैं,
तो उसमें ऑक्सिलरी जो नर्व रहती है वो सा डैमेज होने का पहुंच रहता है, क्योंकि इधर से जो पोर्शन रहेगा बेसिकली वहाँ पे एक्सिलरी नर्व ट्रेवल करेगी आपकी, और यहाँ से इसके आगे की तरफ से यहाँ से होते हुए से आपकी रेडियल नर्व होती है। रेडियल नर्व तो बाद में बनती है, पहले आपकी ब्रेकियल नर्व होती है बड़ी, देन वो रेडियल और अल्नर नर्व के अंदर बाद में डिवाइड हो जाती है। तो आपके यहाँ से होती है पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। हो गया ये? एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं। वैसे ट्यूजडे को पेपर आपको दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपने लेवल पे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके साथ साथ में चलती रहे। हो गया? चलिए प्रोसेस, इसमें जो दो प्रोसेस है मेनली वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे? खोलना है अभी, थोड़ा आवाज लिखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ बताओ, कॉन्ड्यूस मतलब क्या है? हमने कॉन्ड्यूस पढ़ा था पोर्शन, उससे प्रोमिनेंट पोर्शन के ऊपर वाला पोर्शन दैट इज एपिकॉन्ड्यूस, और ये आपका जैसे है तो ये प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ये पोर्शन है, ये इसके ऊपर उड़ा पोर्शन यहाँ पे जो आपका ट्रेवलियर नीचे की तरफ चलेगा उससे जस्ट ऊपर है, इसलिए उसको एपी एपी ऊपर की तरफ एपिकॉन्डिल। तो मीडियल या तो मीडियल एपिकॉन्डिल, साइड में तो लेटरल एपिकॉन्डिल। हो गया? ठीक है भाई, सामने जो बैठे बच्चे वो स्लो लिखते हैं। चलिए प्रोसेस, प्रोसेस में दो प्रोसेस हमारी मेनली है, एक लोबियर प्रोसेस और जो दूसरी है दैट इज कैपिटुलम, और इन दोनों के ऊपर की तरफ है इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिकॉन्डिल्स बोल रहे हैं। कॉन्डिल्स के ऊपर इसलिए एपिकॉन्डिल्स। आर्टिकुलेटिंग पॉइंट विद द अल्ना, अल्ना के साथ जो जुड़ने वाला पॉइंट है वो कौन सा है आपका? ट्रोक्लियर प्रोसेस। एंड आर्टिकुलेटिंग पॉइंट विद द कप शेप डिप्रेशन ऑन द रेडियस हेड, रेडियस के हेड के साथ में जो जुड़ने वाला पॉइंट है, रेडियस के साथ में जो जुड़ने वाला पॉइंट है अल्ना का और सॉरी ह्यूमरस का, ह्यूमरस के भी डिस्टल वाले पॉइंट पर वो कौन सा आपका? कैपिटुलम। ये दो प्रोसेस है जो आपके लोअर पोर्शन में लोकेटेड है ह्यूमरस के। इस तरीके से याद रखें। फोसा की बात करें, रेडियल फोसा है और कोरोनल फोसा है, ओलेक्रोनल फोसा है। ये ओलेक्रोनल फोसा है, प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो किसका रहेगा आपका? नेक्स्ट बोन है, दैट बोन इज द अल्ना। तो कितनी बार तो बता दिया अभी, अल्ना का है। और ये जैसे मैं आगे से फ्लेक्स कर रहा हूँ तो ये जो फ्लेक्स कर रहा हूँ ये जो बॉडी पॉइंट है ये अंदर की तरफ जहाँ पे फिट हो रहा है वो पोर्शन आपका ओलेक्रोनल फोसा है। वो आपके सामने मेंशन भी कर रखे हैं कि ये जो हो गया आपका रेडियल फोसा हो गया, देन आपका कोरोनल फोसा हो गया, पीछे की तरफ रहता है जो कि इमेज नहीं दिखेगा आप लोगों को, वो आपका ओलेक्रोनल फोसा है। फोसा मतलब क्या है? एक डीप स्ट्रक्चर है, एक पॉइंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दूसरी स्ट्रक्चर की फिट होती है। तो प्रोसेस और फोसा इन दोनों में जो खास है प्रोसेस है उसको भी लिखे कि कौन कौन सी प्रोसेस दो रहती है, एक ट्रोक्लियर दूसरी कैपिटुलम, ट्रोक्लियर और कैपिटुलम। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है सीक्वेंस जो है यहाँ पे, इसका भी जो ट्रिक्स है आपका बना ले कि जो कैपिटुलम है वो आपका किसके साथ होता है? रेडियस के साथ में। तो इसको इस तरीके से रखिए आर सी एंड टी, और आपका जो यू है उसको आप इस तरीके से रखिए एल टी। तो यहाँ पे क्या बन गया? जो आपके आर सी है वो अल्टीमेट है, उस तरीके से याद रखिए। आर सी रेडियस सी यानी कैपिटुलम के साथ में, ऑब्वियसली आर सी अल्टीमेट है भाई। एक ऐसे टीचर जो लंबे टाइम तक जेएनसी के सबसे पुराने टीचर में से बात, हालांकि सर अकी सर है, अनुसर है, वो तो मेन फाउंडर है। बाकी टीचर की हम बात करें आज के जमाने में जहाँ पे स्टेबिलिटी एक एग्जाम्पल होता है ना, वो एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है आरसी सर ने, और वास्तविकता है भाई ये। 7 साल, 7 साल से भी ज्यादा हो गया सर वो, है ना? 7+, हाँ बिल्कुल 7+ ईयर से सर कंटिन्यू एक इंस्टीट्यूट में हो। कितने बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, है ना? कितने बीच में और लुभावने ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन सर की जो नींव है इतनी मजबूत जुड़ी हुई यहाँ पे कि बिल्कुल भी डगमगा नहीं। और सबसे खास बात यह है कि जो पहले एनर्जी हुआ करती थी, जैसा जो जोश पहले दिखा करता था आज भी वही जोश है, वही टाइमिंग आप लोगों को दी जाती है, उसी सीक्वेंस में सर उसी तजुर्बे के साथ आप लोगों के साथ हर रोज हर से डील करते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, पर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो बच्चों वाकई में जहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल सेट हुए, और ये जितने भी चेहरे हैं इन चेहरों ने 100% आरसीएस से पढ़ाई की ही है। और उन फैकल्टी से जब आप पढ़ रहे हो तो ये एक बड़ी बात है, एक भरोसा है आप लोगों का। और लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे जो खास बात होती है वो यही होता है, भरोसा ही, और वो आपका आरसीएस के साथ में। तो उस चीज को भी थोड़ा समझे। ये अल्टीमेट जो यूज किया है वो आपकी ट्रिक्स के लिए है। बाकी आरसीएस जैसे आप लोग पढ़ रहे हो वैसे हम भी पढ़े हैं भाई। आरसीएस की जो क्रंचेस पढ़ाने की स्टाइल है अल्टीमेट है, जो गेट पढ़ाने की स्टाइल है आगे से पढ़ाते हैं। हाँ, तो जो पॉइंट टू गेट, पॉइंट थ्रू गेट, 3 वे गेट, 2 वे गेट, 4 वे गेट, जितनी भी गेट्स होती है, चेयर से कैसे बैठना, चेयर से कैसे उठाना, पेशेंट को आप लोगों को नहीं, जो फ्रैक्चर का पेशेंट है उसको, उसके लिए जो जितने भी यूज करते हैं सब बड़ा शानदार तरीके से पढ़ाई करते थे। चलिए आगे बढ़ जाइए। बॉर्डर की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बॉर्डर होती है? आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर है, मीडियल में तो मीडियल बॉर्डर है, लेटरल साइड में तो आपकी लेटरल बॉर्डर है। कॉन्डिल्स की बात करें, एपिकॉन्डिल्स क्या है? तो प्रोजेक्शन ऑन द डिस्टल एंड आइदर साइड। डिस्टल एंड किसका? आपके ह्यूमरस का जो नीचे वाला पोर्शन है उसके साइड में प्रोजेक्टेड पोर्शन है वो आपके क्या बन जाते हैं? एपिकॉन्डिल्स। कॉन्डिल्स के और वी कैन से अपने प्रोसेस के ऊपर की तरफ है। दो प्रोसेस, एक ट्रोक्लियर है, दूसरी आपकी कैपिटुलम है। एक ट्रोक्लियर है, दूसरी कैपिटुलम। उसके ऊपर की तरफ जो होते हैं वो आपके एपिकॉन्डिल है। दो है, तो एक लेटरल हो गया, दूसरा मीडियल हो गया। ये जस्ट बोनी प्रोमिनेंस है, इनको आप लिख भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में तो माइंड रख ले कि एग्जाम में कभी कॉमन सेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी बोन बना दी, उसका व्यू लिख दिया, एंटीरियर पोस्टीरियर है, साइड में लैंडमार्क बना दिया, तो वहां पे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सरफेस है। तो ये एक जो सीखने की चीजें वो तो आपको जहन में बिठा के रखना बजाय कि नोट्स बनाए। हाँ जी।
हो गया। ये केस में ज्यादा कोई नोट करने का नहीं, बस इसके बॉर्डर्स की बातें हैं जो काफी एक्स्ट्रा चीजें हैं, यहाँ तक आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि एंटीरियर बॉर्डर मतलब बोन का आगे वाला पोर्शन है, लेटरल बॉर्डर है मतलब आपकी बोन का साइड वाला है, मीडियल है मतलब मिडिल वाला है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है अगला पोर्शन, दैट इज अ फोरआर्म। फोरआर्म आने से पहले एक आपके सामने स्टेटमेंट है, उसको पढ़े। स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन ही है ये। इनकरेक्ट बोला गया है, सी डी ए बी। अल्लाह इज टू बॉडी मीडियन, गलत है क्या? सही है, मिडिल पोर्शन होती है। और आपका ए है वो बोल रहा है रेडियस बोन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फोरआर्म, तो सही बात है। रेडियल रेडियल आपकी फोरआर्म में होती है और लेटरल ही लेती है। द हेड ऑफ द रेडियस इज आर्टिफिशियल विद द अल्लाह टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। तो फॉर्म द एल्बो जॉइंट, और हेड किसका, रेडियस का किसके साथ जुड़ा है? अल्लाह के साथ में। और सी बोल रहा है रेडियस इज द स्मॉलर देन द अल्लाह। सी या बी? या बी? कंफ्यूजन हो रहा है बिल्कुल बेसिक सा, क्या नहीं है? सी देखिए यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है, सी जो है आपके सामने रेडियस इज स्मॉलर देन अल्लाह। एक्चुअली दो चीज होती है, एक होती है लार्जेस्ट, एक होती है लॉन्गेस्ट। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जो कि अभी आगे क्लियर होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मैंने चेंज की है यहाँ पे कि एल्बो जॉइंट नो डाउट 3 बोन बनती है, लेकिन ये 2 बोन है ना। जैसे आपकी ये यहाँ पे जो जॉइंट बनता है वो आपका प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। जो आपकी रेडियस और अल्ना होती है वो 3 जगह जुड़ी रहती है एक दूसरे के साथ में, 3 जगह। एक रहती है प्रोक्सिमल एंड पे, दूसरी होती है डिस्टल एंड पे। तो यहाँ पे तो 2 बोनी जॉइंट बनते हैं। यहाँ पे जो बनता है वो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये जो बनता है रिस्ट जॉइंट बनने से पहले भी जुड़ती है एक दूसरे के साथ में, तो बनता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। और बीच में जो बनता है वो इंटर ओसियस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन का जॉइंट बेसिकली बोला जाता है। तो इंटर ओसियस मेम्ब्रेन, तो इनके बीच में गैप होता है और उस गैप के अंदर आपका ओसियस मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। तो 3 जगह ये आर्टिकुलेट होती है। डायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये जुड़ेगी आपके एल्बो जॉइंट के आई मीन रेडियस के साथ में अल्ना और एल्बो जॉइंट बनाएगी, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो एल्बो जॉइंट है बेसिकली वो आपका किसके साथ बनाती है? और इसके बिना एल्बो जॉइंट अधूरा है ना भाई। इसके बिना एल्बो जॉइंट आप कैसे बोल सकते हैं? ये आपका कौन सा होगा? प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया। और यहाँ पे बोला कि एल्बो जॉइंट, तो ये आपका गलत हो जाता है। इस कंसेप्ट को मैं भी आगे क्लियर करता हूँ, इसको थोड़ा पेंडिंग रखिए क्योंकि आपने एक वर्ड के साथ चीज को क्लियर कर रखा है, उसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल राइट आंसर है इसका बी। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था। चलिए डाउटफुल नहीं होने, चीजों के साथ में कंफ्यूज नहीं होना। लेंथ में बड़ी है या आपकी हाइट में बड़ी है, मजबूत है, वो दोनों अलग अलग हो जाती है और उसमें ही हल्का सा कंफ्यूजन होता है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अल्लाह आपके सामने आ जाती है। अल्लाह कौन सी है? फोरआर्म की बोन है, लेकिन ओनली यही बोन नहीं है। कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ओनली बोन ऑफ द फोरआर्म दैट इज अल्लाह, ओनली नहीं है क्योंकि फोरआर्म के अंदर 2 बोन होती है। ओनली बोन आता है तो ये क्वेश्चन गलत करवाता है, इस चीज को याद रखें। ओनली बोन ऑफ द आपके आर्म दैट इज ह्यूमरस, क्योंकि यहाँ पे एक बोन होती है वो होती है आपकी ह्यूमरस बोन, लेकिन फोरआर्म के अंदर 2 बोन होती है। सिंपल ये बोन है लेकिन यही बोन नहीं है। ये बोन है लेकिन यही बोन नहीं है। जैसे आप में से हर एक स्टूडेंट जैसे का स्टूडेंट है, लेकिन आप ही ओनली जैसे का स्टूडेंट नहीं है और भी स्टूडेंट है, वो वाली बात हो जाती है। तो ओनली जो बनाता है वो गलत कर देता है। यहाँ पे बात की जा रही है दैट इज हाइट की। लॉन्ग का मतलब है लेंथ की। लेंथ यहाँ पे मम्मी से कर रहे हैं, तो लेंथ के अंदर जो होती है वो आपकी रेडियस है, ठीक है, अल्लाह की तुलना में छोटी होती है। क्या सही बात है? गलत पढ़ रहे हैं? रेडियस लेंथ बड़ी होती है छोटी होती है? अब कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखिए जो 2 बोन होती है आपकी रेडियस, सुनिए मेरी बात सुनिए, कंफ्यूजन हो सकता है और ये जो कंफ्यूजन होता है ये डेफिनेटली कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन इनको क्लियर भी करें। मेरे फोरआर्म के अंदर 2 बोन होती है, इन दोनों में से जो मेरी मजबूत बोन है, अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूँ तो मेरी रेडियस है दोनों की तुलना में। इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा आपका। उसका मेजरमेंट अगर हम करें, मेजरमेंट में ऑल ओवर मेजर, नॉट ओनली लेंथ, तो आपकी रेडियस है। लेकिन हाइट की हम बात करें तो हल्की से जो आपकी अल्लाह यहाँ तक आ रही है आपके, अल्लाह ये जो पॉइंट है, ये प्रोसेस इससे अल्लाह का, तो अल्लाह जो है, अल्लाह जो है वो आपकी हाइट के अंदर, हाइट की बात करें, लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो उसकी तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। और चीज क्लियर कर देते हैं, अलग अलग उसके अंदर जो गाइड बनाई जाती है बाद में, जैसे एक बुक की आप भी बना सकते हैं गाइड, कहीं से डाटा लिया, इधर का डाटा उधर छाप दिया, फिर आप उसको पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस बुक्स में तो ये लिखा हुआ, उस बुक्स में तो ये लिखा हुआ कि इसको बड़ा देर का, इसको छोटा देर का, उन्होंने किस तरीके से लॉन्गेस्ट कंसीडर किया है, किस तरीके से स्मॉलेस्ट कंसीडर किया है, वो मैटर करता है ना। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट होते हैं और आपको हर जगह देखने मिलेंगे, जो मेडिकल साइंस है ये कंफ्यूजियस पॉइंट है। कुछ कुछ ऐसे जिनका अभी तक हाइपोथेसिस चल रहा है, मेरा ये मानना है, आपका ये मानना, आपका ये मानना, एक्चुअली क्या है वो नहीं क्लियर है। जैसे कि आपके ब्रेन की फिजियोलॉजी है, ये ओनली माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ब्रोकास एरिया किसी ने देखा है? आपको क्या लगता है कि वर्निक्स एरिया किसी ने निकाल के देखा है कि वर्निक्स एरिया है? ऐसा नहीं है। ये जैसे एक फिजियोलॉजिकल जो कहानी चलती है आपके ब्रेन की, वो एक हाइपोथेसिस मानी गई है। मेडिकल साइंस में हाइपोथेसिस के बेसिस पे काफी कुछ चीजें सही भी होती है ना। तो ये जो चीजें होती है थोड़ी सी डाउटफुल होती है बच्चों, इसको कंसीडर करके चलना। बाकी क्लियर कंसेप्ट आपको जो हाइट वाइज है, लेंथ वाइज है, लार्जेस्ट मतलब ओवरऑल की हम बात करें, विड्थ की हम बात करें, तो वो चीजें क्लियर करके रखना। तो पॉइंट टू पॉइंट जाए, चीजों के साथ कंफ्यूज नहीं हो। और दैट इज ए फिफ्थ लार्जेस्ट, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट कौन सी थी? और फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की फिफ्थ लार्जेस्ट है। लोकेटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट लिटिल फिंगर ऑफ द और आर्म। मीडियल एस्पेक्ट तो हो गया, लेकिन लिटिल फिंगर, अब ये दोनों अलग अलग है। मैं लिटिल फिंगर की बात करूं इसका मतलब मेरे माइंड में आ सकता है कि लिटिल फिंगर होता है वो तो मेरा साइड में रहता है, लिटिल फिंगर आपका मीडियली रहता है। इस तरीके ये बहुत सारी याद रखें, मीडियली आपका लिटिल फिंगर होता है, इसी के सामने, इसी के एस्पेक्ट पर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी क्या है? अल्लाह है। तो लिटिल फिंगर काउंटिंग जो हम पढ़ेंगे वो भी आपको क्लियर की जाएगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। काउंटिंग जो हम देंगे इधर से देंगे मेटाकार्पल को, कार्पल को। तो ये जो बोन होते हैं फिलहाल हमारे सामने रेडियस, सॉरी अल्लाह की हम बात करें तो लोकेशन जो है वो कहाँ पे है? मीडियल एस्पेक्ट, आपकी बॉडी के पर्सपेक्टिव से, मतलब आपकी बॉडी के पास में है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोक्सिमल होती है एज कंपेयर टू रेडियस। क्योंकि मैं ऐसे रखूंगा आपको तो रेडियस मेरी बॉडी से थोड़ी सी दूर चली जाती है, मिड लाइन से थोड़ी दूर कौन सी है? रेडियस है। और प्रोक्सिमल कौन सी है? अल्लाह। तो अल्लाह प्रोक्सिमल होती है एज कंपेयर टू रेडियस।
लिटिल फिंगर की साइड से जो आपको यहाँ पे मेंशन करता है लोकेशन इसकी, देन इसके बाद में नेक्स्ट है कि ओला करोनल प्रोसेस होती है प्रोक्सिमल एंड। ये एंड कौन सा होगा इसका? प्रोक्सिमल, क्योंकि अल्लाह का जो ये एंड है वो डिस्टल हो जाएगा, ये अल्लाह है ये डिस्टल हो जाएगा, और ये प्रोक्सिमल, तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ द अल्लाह विच फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द एल्बो। एल्बो का जो प्रोमिनेंस आप एल्बो कैसे करते हैं, ये जो प्रोमिनेंस दिखता है, ये जो ग्राउंड पोर्शन दिखता है, यही आपको कौन बनाती है? ओले करोनल प्रोसेस ऑफ द अल्लाह। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ना। तो ये जो हैंड है वो आपका बेसिकली कौन सा है? लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। ये जो बोन आपकी इस वो रेडियस होगी, ये आपकी बॉडी की तरफ है, जो मीडियल है लिटिल फिंगर की तरफ है, बॉडी के पास में है, प्रोक्सिमली है, तो वो कौन सी बन जाती है आपकी? अल्लाह बोन। ये इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फटाक से लिखें सब चीजों को। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है देखो ओलेक्ट्रोनल प्रोसेस ये होगी, ये आपका रेडियल नोच हो गया जो रेडियस बोन के साथ जुड़ेगा, ये आपका ट्रोक्लियर नोच हो गया, हमने पढ़ा था। जो ट्रोक्लियर प्रोसेस थी अभी ह्यूमरस बोन की, वो किसके साथ जुड़ती है आपकी? अल्टीमेट में यूटी, अल्टीमेट में यूटी है यूनि अल्लाह टी यानी ट्रोक्लियर। तो जो ट्रोक्लियर प्रोसेस थी वो आपके अल्लाह के साथ में जुड़ी, किस पॉइंट पे जुड़ी है? दैट इज अल्लाह नोच, सॉरी ट्रोक्लियर नोच है ना, ट्रोक्लियर नोच जो कि अल्लाह का पार्ट है। कैरोनल प्रोसेस वहाँ पे जो नोच है और उस बोन के अंदर जो कैरोनल प्रोसेस थी वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये आपकी अल्लाह की ट्यूबरोसिटी होगी, और यहाँ पे अल्लाह का साथ ये बॉडी वाला पोर्शन और ये हेड ऑफ द अल्लाह हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो हेड ऑफ द अल्लाह है, ये भी याद रखना, हेड जो है इसको नहीं बोला है, इस वाले पोर्शन को बोला है, नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द हेड, ये सब बेस वाला पोर्शन है। समझ पा रहे चीजों को? तो हेड जो है वो डिजिटली है बेस वाले पोर्शन की तुलना में। फिलहाल इन सब चीजों को लेके बाकी उनके बारे में और हम आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। हो गया? ये जो पोजीशन से रिलेटेड है वो आपको याद रखना है कि मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, किसके एस्पेक्ट से मीडियल बोला, किसके एस्पेक्ट से आप लेटरल बोल रहे हैं, है ना। लिटिल फिंगर के साथ में आपके अल्लाह का किस तरीके से रिलेशन बन रहा है, अपोजिट तो नहीं है ना। आपके थंब के साथ में अल्लाह का कैसा रिलेशन है, ये जो पोस्टर है आप लोगों को बिल्कुल जहन के अंदर याद होनी चाहिए भाई, है ना। ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं, थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो ये कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होते, तो इनको तो ज्यादा रटने वटने की चीजें है नहीं, है ना। कि इनको भी आप हर एक चीज को याद करने लग जाए कि मीडियल एस्पेक्ट समझना है कि मीडियली क्यों बोला, लेटरली क्यों बोला, लिटिल फिंगर के ही लेटरली क्यों बोला है, और थंब के ही मीडियली क्यों बोला गया, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना। तो मीडियली किसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, लेटरल किसके एस्पेक्ट से बोल रहे हैं। आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट आपके सामने कोरोनल प्रोसेस एंटीरियर ओलेक्ट्रल आर्टिकुलर विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया नोच के पास में ही है, तो लगभग वही बात आ गई कि जो ट्रोक्लियर नोच है वहां पे आपका जो ट्रोक्लियर प्रोसेस है आपके ह्यूमरस के लोअर पोर्शन वाली, वहीं पे आपकी कोरोनल प्रोसेस है, तो वहां पे कनेक्ट हो रही है। देन उसके बाद में ट्रोक्लियर नोच इज द लार्ज कर्व एरिया बिटवीन द ओलेक्ट्रल एंड द कोरोनल प्रोसेस। ये भी बता से लिख दो चीजें हैं, कोरोनल प्रोसेस और ट्रोक्लियर नोच। हाँ हो गया ठीक है, बिल्कुल लेकिन बच्चों का नहीं हुआ है। और जब रिवाइज करते हैं तो रिवाइज के अंदर भी ओनली पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करना है, और ये इजी कब बन जाता है जब आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं कि एक्जैक्टली क्यों यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है। अब वरना आप घर पे पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, बहुत सारे डाउट बन जाएंगे, तो चीजें कवर भी नहीं होगी, टाइम भी काफी ज्यादा कंज्यूम होगा, और टाइम के साथ साथ में जब चीजें किसी भी पर्सन की, नॉट ओनली आपकी, किसी भी पर्सन की टाइम के साथ साथ में चीजें सही नहीं होती तो तनाव का लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगता है। कितना टाइम हो गया अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है ये वो, तो तनाव को नहीं बढ़ाए, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें, थोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरफ पहुंचे, है ना। सब कुछ पढ़ने में भरोसा नहीं रखे, कम पढ़े, स्पेसिफिक पढ़े, है ना। कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़े कि जिनको कम रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ये जो आप देख पा रहे हैं तो इधर आपकी बोन होगी रेड कलर की, जो आपकी कौन सी बन जाती है? अल्लाह बोन। बार बार इमेज भी आपको दिखाई जाए ताकि आपके कंसेप्ट एज इट इज क्लियर हो जाए। रेडियस बोन आ जाती है, अल्लाह आपकी सिर्फ होगी तो रेडियस ऑब्वियसली किस तरफ रहेगी आप लोगों की? रेडियस हमारी रहेगी सही साइड में, और वो कौन सी आपके थंब की तरफ, ये आपकी कौन सी बन जाती है? थंब की तरफ। एक और क्वेश्चन, जो लिटिल फिंगर है उसको आप इधर सुन ले, जो लिटिल फिंगर है उसको आप पांचवी फिंगर बोलते हैं या पहली फिंगर बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये जो होती है वो आपकी फिफ्थ नंबर की फिंगर होती है, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह है वो आपकी फिफ्थ नंबर की फिंगर के साथ में और फिफ्थ नंबर की डिजिट बोन के साथ में रहती है, उसकी एस्पेक्ट में लोकेटेड होती है। वहीं पे जो रेडियस है वो आपकी सब, ये जो है वो आपकी पहली फिंगर है, और पहली फिंगर यानी यहाँ पे जो डिजिट होगी या फर्स्ट या सेकंड, है ना। तो इसकी तरफ रहेंगे तो पहले फिंगर की तरफ आपकी ऐसे रहती है, तो थंब दे दे तो इजीली है। अगर फर्स्ट फिंगर और फिफ्थ फिंगर लिख दे वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो फिंगर की काउंटिंग है इस तरीके से स्टार्ट होती है यहाँ से, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो किस तरफ जा रही है? लेटरल से मीडियल की तरफ आ रही है, और वी कैन से डिजिटल से प्रोक्सिमल की तरफ आ रही है, आपके पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आ रही है, आपकी बॉडी के दूर से बॉडी के पास में आ रही है। ये सारे कंसेप्ट याद रखिए। फर्स्ट देन सेकंड थर्ड फोर्थ और फाइव, इस तरीके से इनकी काउंटिंग करते हैं। तो जो फर्स्ट बोन होती है उसके एस्पेक्ट में लोकेटेड होती है आपकी रेडियस। नाउ रेडियस जो है वो आपकी लार्जेस्ट है
थिकेस्ट है, हेवीएस्ट है, क्या बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट, थिकेस्ट एंड हेवीएस्ट, देन अल्लाह। अल्लाह जो होती है कुछ इंचेस आपकी बड़ी होती है साइज में, ओनली साइज, साइज मतलब क्या, लेंथ में, साइज भी ठीक वर्ड नहीं है, लेंथ बढ़िया वर्ड है कि लेंथ में, जैसे कि ये है, ये आपकी क्या है, अल्लाह है, और ये क्या है, मोटो से रेडियस है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो आप देखेंगे इसमें से जो लेंथ वाइज जो बड़ी है वो तो ये है, तो ये क्या हो गया आपकी अल्लाह होगी, और ये है मोटी भी है, हाइट में थोड़ी सी कम है लेकिन मोटी है, चौड़ी चारों तरफ से गोली गोली से होती है ना, तो आपकी क्या रेडियस जो डायमीटर वाइज, थिकनेस वाइज, वेट वाइज, जो हेवीएस्ट होती है दैट इज रेडियस, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। लंबाई की बात करें तो अल्लाह होती है, अल्लाह होती है, अल्लाह होती है, और वेट की हम बात करें, दरमियान की बात करें, वेट की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो वो आपकी रेडियस रेडियस रेडियस, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना। रेडियस होगी स्मॉल में बोल होते हैं, और यहाँ पे स्मॉल में बोलना है, स्मॉल मतलब है कि लेंथ वाइज बोलना है, कि यहाँ पे बोला है वो लेंथ वाइज बोला है, बाकी स्मॉल ऐड करें। ये जो होती है वो आपकी किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ये जो होती है वो आपकी थिकनेस होती है, और थिकनेस मतलब ये नहीं कि पूरी बॉडी में, थिकनेस फोरआर्म बोन, ये जो कंपैरिजन है वो आपके किसके साथ में है, आपके फोरआर्म की बोन के साथ में, और दूसरे कौन से, अल्लाह के साथ में, तो थिकनेस होती है। देन हम बोलेंगे इसको लार्जेस्ट होती है, इट्स लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट अलग है, लार्जेस्ट अलग है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई की बात करूंगा, लार्जेस्ट मतलब है कि मैं लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करूंगा, और जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मेजरमेंट करते हैं तो आपकी जो ज्यादा बड़ी दिखती है वो आपकी रेडियस होती है, तो इसके ब्रैकेट में लिख ले, थिकेस्ट होती है एंड लार्जेस्ट होती है, ये भी लिखे। स्मॉलर बॉन और स्मॉलर है तो यहाँ पे स्मॉलर जो है वो आपका लेंथ वाइज है, थोड़ा बारीकियों से चीजों को लिख ले ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। लेंथ की बात की जा रही है, लेंथ में आपकी रेडियस छोटी होती है, बाकी अदर जितने भी एस्पेक्ट है उसमें ये बड़ी होती है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना। एग्जाम में पूछा जाए कि लार्जेस्ट फॉर आर्म बोन, तो डेफिनेटली आपको बताना है रेडियस, कुछ भी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट पूछा है तो आपको किस तरफ जाना है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ। हो गया ये। देन इसके बाद में सिक्स से लॉन्गेस्ट, मैं लिखने की टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं इनको करूंगा इसलिए मैंने आपको टाइम दिया अभी। इसको लिखे थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट, और स्मॉलर के ब्रैकेट में लिख ले लेंथ वाइज, लेंथ वाइज ब्रैकेट में लिख ले लेंथ वाइज, ताकि आपकी चीज और क्लियर हो जाए, लेंथ वाइज। चलिए, जो फिफ्थ थी हमारी वो कौन सी बन गई, और वो भी लंबाई की बात करें तो जो फिफ्थ थी, फिफ्थ आपकी कौन सी थी, अल्लाह, तो सिक्स वन कौन सी होगी, तो सिक्स से लॉन्गेस्ट, फिफ्थ थी मतलब पांचवें नंबर की थी, अब ये छठे नंबर की है और लंबाई में, तो छठे नंबर की जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, वहां की रेडियस है लोकेटेड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आवर बॉडी, दैट इज थंब साइड, एंड द अल्लाह एंड रेडियस कनेक्ट विद द वन एंड द थ्री साइड। खास बात, अल्लाह और रेडियस एक दूसरे के साथ तीन जगह आर्टिकुलेटेड होती है, पहला आपका इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, दूसरा आपका प्रोक्सिमल रेडियो अलर जॉइंट, तीसरा आपका डिस्टल रेडियो अलर जॉइंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। आर्टिकुलेट विद द कार्पल टू फॉर्म द रेडियो कार्पल जॉइंट, नीचे की तरफ आर्टिकुलेट होती है आपकी किसके साथ में, अच्छा इको कंसेप्ट बन जाता है। वैसे तो आपकी अल्लाह भी रहती है कुछ पोर्शन के अंदर, लेकिन जो मेनली अगर कभी स्पेसिफाई करके पूछ ले तो वो भी जहन में याद रखें कि जो मेनली जुड़ती है रिस्ट बोन के साथ में, रिस्ट बोन के साथ में, रिस्ट बोन में भी कार्पल बोन के साथ में, कार्पल बोन में भी जो आपकी अपर रो वाली है उसके साथ में, तो अपर रो वाली जो चार बोन होती है उनके साथ में आर्टिकुलेट होती है, मेनली आपकी रेडियस रहती है, अल्लाह का कुछ पोर्शन जुड़ता है। तो मेन जो जॉइंट बनाती है रिस्ट वाला, उसमें मेजोरिटी में जो रोल प्ले करती है वो आपकी रेडियस होती है, ये भी आपको याद रखना है। अल्लाह जो होती है वो टिप पे यहाँ पे जुड़ जाती है रेडियस के साथ में, अल्लाह का कुछ पोर्शन यहाँ पे, यहाँ की जो बोन होती है उसके साथ हल्का सा जुड़ा होता है, जिससे हम इमेज में देखते हैं, बाकी मेजोरिटी में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो बनाती है वो आपकी रेडियस बनाती है आपके कार्पल बोन के साथ में, और वहीं पे आपका बनता है रेडियो कार्पल जॉइंट, और उसी जॉइंट को हम समटाइम रिस्ट जॉइंट के रूप में भी बोल देते हैं। रिस्ट जॉइंट ये वाला जो है आपका रिस्ट बनता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है रेडियो कार्पल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के साथ में, है ना। रिस्ट जॉइंट हम पूरा बोलेंगे तो अल्लाह थोड़ी सी जुड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में बताना, अगर अल्लाह ऑप्शन में है तो उसके अकॉर्डिंग बताना, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर बताना। तीन जॉइंट मैंने बता दिया कहाँ पे जुड़ती है, तो एक यहाँ पे जुड़ेगी तो आपका प्रोक्सिमल हो गया रेडियस और अल्लाह, तो प्रोक्सिमल रेडियो जॉइंट डिस्टल, और बीच में जुड़ता है तो आपका इंटर ओसियस मेम्ब्रेनस जॉइंट। लिखिए फटाक से, जैसे इस इमेज में भी आप देख पा रहे हैं ना, इस इमेज में थोड़ा आप गौर करके देखेंगे तो ये जो कौन सी रेडियस है, रेडियस आपकी अच्छे से जुड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि जो आपकी स्फिनोइड बोन है, जो लार्जेस्ट बोन है हमारी जानेंगे कार्पल में होती है, कार्पल में सबसे जो बड़ी बोन होती है आपकी स्केपॉइड होती है, जिसके बोन के साथ में अच्छे से जुड़ी हुई है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे हल्का सा जुड़ा हुआ है ना। इस इमेज को थोड़ा ठीक से देखेंगे तो हाँ बिल्कुल मेंशन करते हैं, इमेजेस बनाते हैं बच्चों, इमेज बनाएंगे तब चीजें आपकी क्लियर होगी। इमेज के तो एब्रिविएशन नॉमिनेट कर ले और चीजों को थोड़ा इजी तरीके से याद रखें। हो गया, चलिए लिखिए थोड़ा स्पीड में लिखिए बच्चों। हाँ क्वेश्चन अभी देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन में डाउट है अभी कवर करते हैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन। हाँ जी, चार चश्मा रहेगा इसका लेके, नोट्स लिखे साथ साथ में हाईलाइट भी कर ले, हाँ बिल्कुल हाईलाइट करें ताकि आप घर जाके कम से कम इनको तो पढ़े, बाकी तो सब पता नहीं ओनली नोट्स आप भर रहे हैं या घर वालों को दिखाएंगे कि आज दो पेपर पढ़ के आए हैं, आज चार पेपर पढ़ के आए हैं, है ना, कि मम्मा पूछेंगे कितना पढ़ा, ये देखो इतना सारा पढ़ा है, लेकिन आप कितना पढ़ते हैं वो हमें ही पता है। क्वेश्चन में कोई डाउट है वो भी कवर करते हैं आपके ना, क्वेश्चन हम देख लेंगे फटाक से। इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ये जो जॉइंट बनता है बेसिकली एक बोन का एक पोर्शन होता है, मतलब बोनी पोर्शन होता है, ये क्वेश्चन हमने वहां पे देखा था फोंटेनेल वाले जो था, फोंटेनेल जब आपके क्लोज हो जाते हैं तो जो बीच में बोनी प्रोमिनेंस होता है वो भी आपका इंटरओसियस ही था, कि बोन का एक पार्ट बनता है जिसे हम बेसिकली कार्टिलेज टाइप बोल सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बोन जो रहती है वो थोड़ी हार्ड रहती है, और उसी की तरह पोर्शन बनता है वो आपका बोनी प्रोमिनेंस, इसलिए ओसियस बोला आपने, और मेम्ब्रेन टाइप होता है, एक झिल्ली की तरह ही होता है,
हाँ बिल्कुल, ये जो है इसकी इमेज मेरे सामने है दिखाने वाला, यहाँ से ये जॉइंट हो गया, दूसरा ये जॉइंट हो गया, तीसरा ये इस तरीके से इंट्रोसिस जो मेम्ब्रेन है वो आपके इस तरीके से लोकेटेड रहती है, इस तरीके से लोकेटेड रहती है, ये याद रखें। इसलिए किसी का भी कभी कोई फ्रैक्चर होता है यहाँ से इस तरीके से कोई फ्रैक्चर हुआ कभी इस तरफ से गया जैसे बाहर आ गया हो, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकिन पता चला कि जो दोनों बोन है वो तो ठीक है, दोनों बोन ये जो आपकी पल्ला है और ये जो आपकी रेडियस है ये तो दोनों ठीक है, लेकिन जो बीच में से आपका कुछ भी पोर्शन हो सकता है, जैसे कि कुछ रोड हो सकती है, आयरन की रोड इधर से गई इधर से बाहर निकल, ऐसा हुआ कभी के साथ, मेरे साथ हुआ एक्जेक्टली हुआ सच में। जब ये 8th आई थिंक 7th 8th की बात है, हमको जब हम स्कूल टाइम पढ़ते थे शाम के टाइम वो होता है यार दोस्ती में, जब स्कूल टाइम तो इतने मोबाइल थे नहीं और थे तो हमारे पास थे नहीं, है ना, तो ज्यादातर दोस्ती में ही बिजी रहा करते थे, वहां से था मेरा भी मार्क भी है यहाँ पे। तो उस टाइम क्या है कि जो हमारी स्कूल थी और वहाँ पे ग्राउंड वगैरह प्लेसमेंट बहुत शानदार है हमारे स्कूल का, गाँव में तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा ग्राउंड एरिया रहता है स्कूलों में। तो शाम के टाइम हम खेलने के लिए बाहर गए हुए थे, तो उस टाइम जो गेट था वो गेट को हम अंदर से बाहर से क्रॉस कर रहे थे, तो वही है ना कि शुरुआत से हम चैलेंजिंग होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो हम चैलेंज को लेते हैं, सीधा रास्ता है, सीढ़ियों से भी आ सकते हो आप, है ना, यहाँ से उतर सकते हो, लेकिन कम समटाइम्स डायरेक्ट भी आना पसंद करता हूँ, ये चीजें बचपन से होती है। और चैलेंज देते हैं कि क्या है कि जो गेट था, गेट पे आपने देखा कि जो रोड लगी होती है आयरन की, जो सरिया लगे होते हैं आपने देखा होगा, तो साइड से तो नहीं आ रहे थे कि नहीं मैं इधर से कर सकता हूँ, तो कर सकते के चक्कर में इधर से ऊपर तो आ गया गेट के ऊपर, उस तरीके से चला भी गया, नीचे भी हो गया, लेकिन जो ये पेड़ मैंने वहाँ पे रखा था, ये नहीं, हाँ ये वाला जो पेड़ था वो मैंने ऐसे रखा और इतना स्पेस था उस गेट के और नीचे वाली जो अपनी जमीन है उसके बीच में, पेड़ स्लिप होकर नीचे की तरफ आ गया, और फिर पेड़ स्लिप हुआ मेरा हाथ इस तरीके से था, और वो जो आयरन की रोड थी ऐसे थी, और सच बता रहे हैं कि वो आयरन की रोड इधर से गई और इस तरफ निकल गई, अभी भी मेरा मार्क है यहाँ पे। और नहीं वास्तविकता बता रहे क्योंकि इंट्रोसिस मेम्ब्रेन है, और सच बता रहे कि उस समय पता भी नहीं चला, उस समय पता भी नहीं चला, हाँ ठीक है ये देखो, ये मार्क है और ये मार्क है, ठीक है। हाँ, क्लेपिंग क्लेपिंग कर रहे हैं क्योंकि सर हाथ टूटा हुआ इसलिए, टूटा हुआ नहीं है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, इंटरओसियस मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी। और सबसे मजे की बात क्या है, मैं बता रहा हूँ आगे कहानी बताता हूँ आप लोगों को। सबसे मजे की बात ये है कि मेरे को वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शाम का टाइम है, मेरे को पता नहीं चला कि मेरे यहाँ फ्रैक्चर हो गया। मैंने जैसे आपको, मेरे को ये लगा कि दो सरिया के बीच में आते हुए हो गया, इस तरीके से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सरिया यूं था। मैंने आपको ये किया तो जो ब्लड है वो पूरा निकल के पूरा नीचे पे बाहर है, तो अचानक से पता चला, और उस टाइम क्या मतलब खेल मस्ती वाले मूड में थे, इतना सीरियस लिया नहीं, पता चला कि ब्लड कहाँ से आया, फिर देखा कि यार ये तो इधर से उधर आ गया, फिर जो वैसा रोना स्टार्ट किया, और रुके नहीं, और तब तक नहीं रुके जब तक मेरी मम्मा ने वास्तव में को याद आके घर पे एक चमाट मारी थी, पापा ने भी नहीं मारी, तब तक नहीं रुका। और उस टाइम हालांकि जो दोस्त होते थे बचपन वाले वो आज भी मेरे पास है, खास दोस्त होते हैं, वास्तव में उन्होंने हाथ उठाया, एक ने मेरे को सपोर्ट किया पीछे से पूरा पूरा, दूसरे ने एक हाथ में से एक हाथ में से इस तरीके से हाथ को निकाला, और फिर सबसे बड़ी कमी उन्होंने क्या की कि जो मैंने कपड़े पहन रखे थे उस कपड़े को उठाया ऊपर से और उसके ऐसे लपेट लिया, और फिर गांव के अंदर क्लिनिक पे ले गए। तो अब मैं जैसे क्लिनिक पे गया तो वहां पे उस वजह नहीं था कि किसी गाड़ी बुला लिया बाइक या साइकिल कुछ भी नहीं, तो हम जिससे है वो थोड़ा बाहर की तरफ, मतलब गाँव से बाहर की तरफ है, और फिर मेडिकल पे लेके गए, मेडिकल तो गाँव के बीच में है। अब भाई साहब एक दोस्त यहाँ से पकड़ रखा है, एक मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरे कपड़े उठा के यहाँ पे बेंच कर रखा है, और मेरे को गाँव के बीच में से ले जाया जा रहा है। तो सब लोगों को पता चल लग रहा है यार क्या हो गया, क्योंकि ब्लड तो दिख नहीं रहा है, उनको लगा कि पता नहीं इस लड़के का क्या हो गया। भाई साहब कम से कम हमारे 15-20 तो हम साथ में थे, क्रिकेट की टीम थी, उसके बाद में हम खो खो खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, और उसके बाद में फिर 4-5 और हो गए, यार सोचे क्या हो गया, सोचे क्या हो गया, ऐसा करके फिर गए हम हमारे जो उस टाइम मेडिकल पे मंगली होते हैं गाँव के अंदर बनते हैं, तो वहाँ पे जाके 3 स्टेज यहाँ पे लगाए, 3 स्टेज यहाँ पे लगाए, तो थोड़ी एंटीबायोटिक लगा दी, वाकई में वहाँ से ठीक हो गया, कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी जो बोन है वो दोनों सेव रही है ना, इंटरओसियस मेम्ब्रेन मेरी रप्चर हुई थी, जो भी आपने पूछा, क्लियर है, अब ये आपको याद रहेगा, आप बोलेंगे नहीं। तो कॉमन चीज है इंटरओसियस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गैप होता है, इन दोनों बीच के, दोनों बोन के बीच में क्या होता है, गैप रहता है, और वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो इंटरओसियस मेम्ब्रेन का ब्लड सप्लाई रहती है, इसलिए आपको याद रखिए। चलिए ऐसा नहीं हो किसी के साथ में, आजकल ये पॉसिबल नहीं है, आजकल एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो उतनी मौज मस्ती और सब चीजें खत्म है, आप तो देखेंगे, आप तो हालांकि उस बचपन को जी के आए होंगे, है ना, लेकिन अभी वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े सेल्फ लिमिटेड है, इतना जो एनवायरमेंट के साथ है वो पॉपुलर नहीं है, घर पे रहते हैं, ये चीजें थोड़ी कम होती है। कौन सा ट्रोमा? हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये है, जैसे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, सुन लो, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई बोन फ्रैक्चर होगी तो उस बोन को हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं, स्प्लिंट वगैरह लगा लेते हैं, और घर पे तो क्या स्प्लिंट जो भी है आप तुरंत वो लगा दो ताकि बोन ज्यादा मोबिलाइज नहीं हो, मोबिलाइज नहीं हो, दो रीजन, अगर बोन ज्यादा मोबिलाइज करेगी तो हो सकता है कि पार्शियल फ्रैक्चर हुआ है तो वो फ्रैक्चर ज्यादा हो जाए, दूसरा हो सकता है कि ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टरी रप्चर हुई है, और अगर आर्टरी रप्चर हुई है आपने इसकी वजह से प्रिक हुआ है, और ये है तब तक तो आपकी आर्टरी की जो बॉर्डर है उसे प्रेशर है तो वो ब्लीडिंग नहीं होगा, उसको आपने हटा दिया और वहाँ पे आर्टरी तक आपकी रप्चर होगी तो पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, उससे पहले पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया होगा, शॉक होगा, ऑक्सीजन और आपका जो ब्लड सप्लाई का ब्रेन के पास नहीं जाएगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी तो कोई भी इंजरी होती है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, वहाँ पे तो उसको हटाया जाता है, हटा के इमीडिएट मैनेजमेंट किया जाता है। अब आप यहाँ पे भगवान का कभी हो, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, हम हाथों यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, कोई ब्लीडिंग हुई है क्वेश्चन एग्जाम का, आप हॉस्पिटल ड्यूटी पे आ रहे थे, आपके सामने कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और एक पर्सन है जिसको सीवियर ब्लीडिंग हुई, इमीडिएटली क्या करेंगे, एक्जेक्टली तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कि प्रेशर बैंडेज अप्लाई करो, प्रेशर बैंडेज जो भी आपके पास है वो दबा के रखिए, ये आपका फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट होता है, एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि कैसे ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आप कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको प्रेशराइज कर लेंगे, उसको हाथ से दबा के रखेंगे, दिन नेक्स्ट बात आ जाती है। चलिए पढ़िए आगे, ये आ गया आपकी इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, है ना, ये जॉइंट हो गया, डिस्टली ये आपका क्या हो गया, सॉरी प्रोक्सिमली हो गया, ये आपका डिस्टली हो गया, और देन ये आपका कौन सा हो गया, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, क्लियर है चीजें। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज कार्पल बोन, कार्पल बोन की तरफ भी हम पढ़ेंगे बच्चों, कार्पल बोन भी हम कवर करेंगे अच्छी क्लास में। कार्पल बोन से क्वेश्चन बनता ही है, खास बोन है, 8 बोन है, आपके नेम आपको याद करने होंगे, सीक्वेंस इनकी याद करनी होगी, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है ना, मोड से कौन सी है, सबसे ज्यादा अगर रिस्ट सेंट्रल फ्रैक्चर होता है तो सबसे ज्यादा कौन सी फ्रैक्चर होती है, वो भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पढ़ेंगे सारी।
कार्पल बोन को हम क्या बोल देते हैं, रिस्ट बोन। इनको क्या बोला जाता है, रिस्ट बोन, क्योंकि मेनली आपके रिस्ट के अंदर लोकेटेड होती है। जैसे कि आपके सामने ये है, ये कौन सा हैंड है आपका, इस तरीके से है। और अगर आप पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं तो ये आपका राइट हैंड हो गया, इन केस ऑफ द पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू से राइट हैंड हो गया। और हाँ, मैंने क्या बोला है, मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है। मैंने बोला कि राइट हैंड है इन केस ऑफ द पोस्टीरियर व्यू। अब इसको आप इंटीरियर देखेंगे तो ये आपका कैसे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। बस यही कहानी है एग्जाम की। ये जो एंगल है बच्चों आपको समझ में आने लग गया है, इसका मतलब है कि आपकी सारी चीजें क्लियर है। मैंने बोला कि ये पोस्टीरियर व्यू से आपका राइट हैंड है, इसका मतलब सही बात है। लेकिन इसी हैंड को अगर मैं आगे से देखूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड बन जाता है ना। जैसे आप आगे से देखेंगे ये वाली एक जगह है, तो ये मेरा कौन सा हो गया अभी, अभी ये कौन सा है मेरा, लेफ्ट हो गया, ये तो राइट है, राइट है। लेकिन इसी एनाटॉमी को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ, इसको बोला जाता है नॉर्मल एनाटॉमी है। तो ये आपका पोस्टीरियर व्यू की तुलना में लेफ्ट हैंड बन जाता है, जैसे कि ये बना हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी और हम जानेंगे इसको आगे। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो एंगल बनता है वो क्लियर करके रखे। यहाँ पे ये बोन है, दो रो के अंदर अरेंज होती है, टोटल 8 बोन होती है, जिनको आप एक बना के याद रखते हैं कि जैसे आपकी जेएनसी की बुकलेट सबके पास होंगे ऑलमोस्ट। आपको जैसे कोर्स बाई करते हैं या यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बुक मिल जाती है आप लोगों को, कलरफुल प्रिंट है, चमकीला पेपर है, उससे बड़ी सुंदर सी लगती है। तो उस बुक की तारीफ में दो बातें हो जाए, उस बुक की तारीफ में दो बातें हो जाए। बुक है इसलिए सी बोलेंगे हम, ठीक नहीं बोलेंगे, है ना। तो उस बुक के लिए क्या बोल रहे हैं, सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, बुक से ये बोल रहे हैं हम, जो आपकी जेएनसी की बुकलेट है। एट बोल है, एट हमारे सामने वर्ड है, सी, सी के अंदर क्या आता है आपका एस, एस बोल स्केफोल्ड, सी लुक्स, लुक्स में एल, एल फॉर लूनियर, ट्राई टी, ट्राइंगुलर टी, और टी सी लुक्स टू टी, टी फॉर बीसी को, टी फॉर बीसी को, ट्राई टू बूटी आ गया, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड, टी टू, ट्राई टू कैच हर, सी कैपिटेड, एच हेलमेट। ये आपकी 8 बोन होती है ना। लिखे हुए हैं, एक एक का नेम लिखा हुआ है, और शेप के अकॉर्डिंग कौन सी मोन शेप है, कौन सी हुक शेप है, कौन सी ट्रायंगुलर शेप की है, कौन सी बोट शेप की, सारी भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कार्पल बोन कौन सी होती है, आपकी रिस्ट बोन होती है। काउंटिंग की हम बात करें तो, सिंगल हैंड की हम बात करें तो 8 होती है, दोनों हैंड की हम बात करें तो 16 होती है, और पूरी बॉडी की मतलब दोनों पैर भी मिला ले तो आपकी 16 ही होती है। तो जो पैर है, पैर में एंकल जॉइंट है, वहां पे तो कौन सी रहती है, टार्सल रहती है। और एक पैर के अंदर कितनी टार्सल, 7, 5 नहीं, 5 नहीं 7, 7 होती है, देन 7 होती है। ये आपको याद है, जो टार्सल्स होती है आपका एंकल जॉइंट बनाती है, जो हम लोअर लिंब में पढ़ेंगे, वो आपकी टार्सल दैट इज 7 इन ईच लिंब, एंड यहाँ पे है कार्पल्स, है ना, कार्पल। अच्छा, इनको याद रखने का भी, जैसे कार्पल और टार्सल में बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो एक क्लियर है तो दूसरा क्लियर है, टी यानी टांगों में रख सकते हैं, कैसे रखें, तो टांगे बोलते हैं भाई इसको, तो पैर के अंदर, है ना। तो टी बोलते टांग यानी आपके एंकल के अंदर प्रेजेंट होती है, सिंपल सा याद रखें। और ये आपकी सी बोलते हैं हैंड के अंदर प्रेजेंट होती है, रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द हैंड, हैंड को हम 3 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, हैंड को 3 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका ये जो रीजन है, ये कौन सा होगा, प्रोक्सिमल या डिस्टल, ये कौन सा है, इंटरमीडिएट रीजन, है ना। और ये कौन सा है, डिस्टल। और वापस वही बात आ गई कि आप बॉडी के प्रोस्पेक्टिव से कैसे हैं, तो ये जो है बॉडी के पास में है, तो ये आपका हैंड के प्रोस्पेक्टिव से बोला मैं, किसके हिसाब से आप बोल रहे हो। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है, ये जो नंबरिंग है, ये छोटी है, ये बड़ी, कम है, ये ज्यादा है, तो नहीं है सर आइडिया। आप बोलोगे सर ये ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, नहीं 7 लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। और आप बोलोगे कि सर नहीं ये जो काउंटिंग है वो कम है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, तो ये ज्यादा हो गया। इस एग्जाम्पल का सेंस है कि किससे आप कंपेयर कर रहे हैं, किससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं हैंड से इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो हैंड का ये प्रोक्सिमल रीजन है, लेकिन मैं फोरआर्म से कंपेयर करता हूँ तो कौन सा हो जाएगा, डिस्टल रीजन, क्योंकि फोरआर्म के तो दूर की तरफ है ये, एंड में जो है यहाँ पे पास में है, इसलिए प्रोक्सिमल है, ये इंटरमीडिएट, और ये आपका डिस्टल है। तो किससे कंपेयर करना है, कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैटर कर रहा है। तो हैंड है, हैंड में भी आपके जो 3 रीजन बनते हैं, उसके प्रोक्सिमल रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वाली, उसके प्रोक्सिमल रीजन के अंदर जो बोन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोन, कंसिस्ट ऑफ द 8 स्मॉल बोन इन ईच, ये भी लिख लेता इन ईच हैंड, ईच हैंड के लिए होता है। देन उसके बाद में कार्पल जॉइंट होने अंदर एक दूसरे के साथ जॉइंट रहती है, क्या कौन सा जॉइंट बनेगा, इंटर कार्पल जॉइंट, एक दूसरे के साथ में तो सिंपल सा जॉइंट है, दैट इज इंटर कार्पल जॉइंट। देन कार्पल अरेंज इन द 2 ट्रांसवर्स रो, ये खास है, 2 रो में होती है, और 2 जो रो है वो कौन सी आपकी ट्रांसवर्स रो, ट्रांसवर्स क्यों बोला है इनको, क्योंकि ये इस तरीके से लोकेटेड है, इस तरीके से है आपकी, ये देखो एक रो ये होगी, देन दूसरी रो ये, 1 2 3 4 बोन, देन आपकी 5 6 7 8 बोन, तो एक रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी। अब इन रो को भी हम अलग से क्लासिफाई करेंगे। तो प्रोक्सिमल रो के अंदर कौन सी है, डिस्टल रो में कौन सी है, प्रोक्सिमल कौन सी होगी, जो आपकी रेडियस की तरफ है, सर इधर देख लो, उसके बाद मैं लिख लूँ, इसके लिए मैं टाइम दे दूंगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन होता है कि प्रोक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है ना, कौन सी रो में कौन सी बोन होती है, बिल्कुल बारीकी से जान रहे हैं, और गारंटी दे रहा हूँ आप लोग अगर यहाँ से कंसंट्रेट होते हैं तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन एक आग आपके सामने है, कान आपके मेरे वॉइस को सुन रहे हैं, लिखने में आपका ध्यान है, तो भाई खोपड़ी सबकी जैसी ही है, वन टाइम में ओनली आप 100% वन पॉइंट पे ही फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम सुन तो रहे हैं, लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमारे तो मल्टी सेंस काम करते हैं, मतलब एक निकलता है उन सबका। तो ये खास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपको टाइम दे दिया जाएगा कि जो रो है वो किस तरीके से अरेंज है। यहाँ पे ये वर्ड क्यों लिखा है, उस सभी मैं मीन्स बता रहा हूँ, ताकि रखना नहीं पड़े आप लोगों को। वहीं पे नीचे जो पैरों में डिस्कस करेंगे, जो आपकी टार्सल्स बोन है वो आपकी ट्रांसवर्स और रो के अंदर अरेंज नहीं होती है, वहाँ की एनाटॉमी अलग हो जाएगी, वहाँ के इंटीरियर पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट इस तरीके से पढ़ेंगे उनको। इसलिए वो ट्रांसवर्स मतलब क्या, ये मेरा हैंड है, इसमें इस तरीके से, तो ट्रांसवर्स रो क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली। तो इनका वे कैसा है, हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, हॉरिजॉन्टली है। तो हॉरिजॉन्टली और कैसे आपकी ट्रांसवर्सली 2 रो बनी हुई है। अब इन दोनों रो के अंदर भी और सब क्लासिफिकेशन है कि दोनों है, दोनों प्रोक्सिमल कौन सी है और डिस्टल कौन सी है। तो प्रोक्सिमल कौन सी रहेगी, जो आपकी रेडियस की तरफ होती है यहाँ पे, तो ये जो है वो आपकी क्या बनेगी, प्रोक्सिमल। ये जो नीचे की तरफ है टूवर्ड है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल की तरफ जो है वो आपका डिस्टल रो है। दोनों रो के अंदर 4 बोन है, यहाँ पे जो है वो भी 4 है, और नीचे की तरफ जो आपका डिस्टल वाला है उसमें भी 4 बोन ही है। तो प्रोक्सिमल रो की बोन अलग होती है, जो आपका सी लुक्स टू पी, तो सी दिस एज एल
सी लुक्स प्रो प्रीटी। ये जो चार बोन होती है, जो सीक्वेंस बनाई है, जिसमें भी ट्रिक बनाई, बड़ी शानदार ट्रिक है। अपर रो की जो चार बोन होती है, वो चार बोन ये है, इनका खास बात ये है कि सीक्वेंस भी यही है। सीक्वेंस हम देखेंगे तो अरेंजमेंट के अंदर जिससे पॉइंट है, देन उसके बाद आपकी लूनेट है, देन आपकी नेक्स्ट जो ट्रायंगुलम है, और आपकी जो बेसिक फॉर्म है, इस सीक्वेंस भी इनकी यही है। और यही आपकी चार बोन है प्रोक्सिमल रो की। डिस्टल रो की जो है ट्राइप्टोकेचर, यही सीक्वेंस है और यही बोन के नेम है। यही सीक्वेंस है, यही बोन के नेम है। चारों ही आगे लिखे हैं पूरी डिटेल से। तो दो रो होगी, दो रो के अंदर कौन कौन से बन जाएगी? आपकी प्रोक्सिमल रो और नेक्स्ट आपकी डिस्टल रो। अब नंबरिंग में लिखा है, प्रोक्सिमल रो है उसमें मैंने नंबरिंग लिखा है, जो हम 1 2 4, इसमें 1 कौन सी होगी? ऐसे लिखेंगे। और हाँ, इससे बोर्ड होगी बिल्कुल, लेकिन कौन सी रहेगी आपकी? इस तरफ वाली। और ये कौन सा है? लेटरल। सो लेटरल से हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इधर से हम काउंटिंग करेंगे, तो लेटरल से काउंटिंग कर रहे हो। ये आपका बॉडी का लेटरल एस्पेक्ट है, ये मिडिल हो गया, तो लेटरल से काउंटिंग करें तो यहाँ पे आपकी है प्रोक्सिमल, ऊपर वाले के अंदर पहली बोन, दैट इज इससे पॉइंट, देन दूसरी, देन तीसरी, और उसी की तरफ फिर आपकी पांचवी बोन ये होगी जो डिस्टल रो के अंदर बाहर की तरफ लोकेटेड, डिस्टल रो में बाहर की तरफ यहाँ पे। तो पांच हुई, फिर 6 7 नंबर, और फिर आपकी 8 नंबर की बोन आ जाती है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर आपके 5 6 7, ये आपके दो रो के अंदर। तो प्रोक्सिमल रो के अंदर फ्रॉम द 1 to 4 रहेगी, एंड डिस्टल रो में फ्रॉम द 5 to 8 तक ही रहती है, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है ना, ये 1 2 3 और 4, देन इसके बाद 5 6 7 और 8। ये जो हैंड है वहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड और एंटीरियर को इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, बाकी यूजुअली आपकी पोस्चर ऐसी रहती है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है इतना? चलिए इतना लिखिए, फिर बाकी और डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, देखो लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है और उसका एंटीरियर व्यू है, मतलब ये व्यू है ना, इसका हम ये सुनिए, लेफ्ट हैंड है ये मेरा, इसका ये एंटीरियर व्यू है। लेफ्ट हैंड का क्या हो गया? एंटीरियर व्यू हो गया। एंटीरियर व्यू, हाँ सॉरी, बिल्कुल वो शानदार। एंटीरियर व्यू मतलब ये है, आगे से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो आपकी हैंड होती है उसकी जो स्ट्रक्चर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ये आपका एंटीरियर इस तरीके से हुआ, यानी आपकी जो स्ट्रक्चर वो अरेंज है। अब इसको हमने क्या बोला है कि राइट हैंड का पोस्टीरियर व्यू है। अब राइट हैंड का पोस्टीरियर व्यू, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड इसका पोस्टीरियर, अब ये व्यू। अब आप इसको आप देख सकते हैं, हाँ, उस बोन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, वो थोड़ा सा भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली समझने के लिए कि ये आपका लेफ्ट हैंड का क्या है, लेफ्ट हैंड का एंटीरियर है, और ये मेरा जो राइट हैंड है इसका पोस्टीरियर व्यू है। तो इस तरीके से आप बोन देखें, और वो मैंने बोला था इसके पर्सपेक्टिव से अल्लाह, और ये आपकी लिटिल फिंगर है, तो इसमें राइट हैंड को आप यहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड से, ऐसे तो सेम ही है ना। बाकी इनकी जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर वो भी हम देखते हैं बंदे में, बड़े बढ़िया डाउट होते हैं बच्चे आपके, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ऐसे डाउट मैक्सिमम बच्चों को निकल के आए, है ना। और ज्यादा जो डाउट रखते हैं वही कहीं ना कहीं पार भी होते हैं। और नो डाउट डाउट आप लोगों के पास है, थोड़ा हिचकिचाते थे, हिचकिचा नहीं, जेन्युइन डाउट है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुछ कभी कभार ऐसे मिस वर्ड भी निकल जाता है, मैंने पहले ही आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, तो उनको भी बताया कि सर ये जो है हम ये पढ़ते हैं, या यहाँ पे ये लिखा होता है, आपके मुंह से निकल गया तो हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन आप लोगों का नोट्स के अंदर या माइंड के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं हो। ये जो इमेज बनाई हुई है वो इस तरीके से है ना, इस तरीके से, हाँ किस तरीके से इमेज है ये, मतलब ऐसे कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड यही है, और नॉर्मल एनाटॉमी का कैसे होती है, और इस आगे का व्यू तो आप सामने से देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से इनको देख रहे हैं ना, तो ये मेरी कौन सी बोन हो जाती है? फिर इस तरीके से करता हूँ, तो ये रेडियस है, ये अल्लाह, इस तरीके से बनाया हुआ, थोड़ा सा आपको याद रखना, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं है इन चीजों के साथ, बिल्कुल क्लियर है कि ह्यूमरस की लोकेशन रेडियस की और अल्लाह की। और याद रखना है रेडियस और अल्लाह को, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं तो सिंपलीफाई करें बिल्कुल। कॉमनली हम जो रेडियल आर्टरी फील करते हैं, सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आर्टरी फील करें अपनी, तो तुरंत अपना हाथ यहाँ पे जाता है, इस जगह हम कम फील करते हैं। यहाँ पे पाल्पेशन फील होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी अल्लाह है, वो अल्लाह आर्टरी है, वो थोड़ी हल्की सी नीचे रहती है, थोड़ी डीप रहती है कंपेयर टू रेडियल। रेडियली जो आर्टरी होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ रहती है, तो आप जैसे अपने यहाँ पे फिंगर वगैरह यूज करते हैं फील करने के लिए, तो आपको इजीली पाल्पेट हो जाता है, और आप किस तरफ रखते हैं? इसकी तरफ, तो वो कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी उसको बोला जाता है, अल्लर आर्टरी आपकी ये है। तो उस तरीके से भी याद रखें कि रेडियस किस तरफ होती है? थंब की तरफ होती है, और इसलिए हम यहाँ पे रेडियल आर्टरी बोलते हैं। ये जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल आर्टरी, ये आपकी अल्लर आर्टरी, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है, और एक कंफ्यूजन आपको एग्जाम के अंदर बिता भी सकता है, आई मीन अगले एग्जाम के अंदर, है ना, अगले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको बिता भी सकता है, और वही क्वेश्चन आपको एम्स के अंदर एज नर्सिंग ऑफिसर सर्विस दे भी सकता है। तो दोनों चीजें हैं, एक क्वेश्चन पे सब कुछ डिपेंड करता है, और नॉट ओनली सिंगल क्वेश्चन पे माइनस मार्किंग है, वो भी समझ के चले बच्चों, माइनस मार्किंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी पढ़ेंगे तो मैथ की चीजें हम जानेंगे, तो जानेंगे कि माइनस मार्किंग एक्चुअल मीनिंग क्या है, अंदर बच्चों को मैथ्स नहीं पता होता, उसकी वजह से चीजें गलत होती है। और नोट से जैसे बड़े एग्जाम के अंदर जो माइनस मार्किंग रहती है वो 1/3 होती है, और 1/3 माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक लेवल की माइनस मार्किंग है। 1/3 मतलब बहुत खतरनाक लेवल, 0.33, और 0.33 जो करता है वो आपको कम से कम 100 200 1500 बच्चों से दूर कर देता है। ये तो बस मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे जैसे एएसआई में आपने देखा है कि कितने फॉर्म आए, कितने फॉर्म आए, इतने फॉर्म आए कि सर एग्जाम में खुद कंफ्यूज हो गया कि किस किस को लेना है, इसलिए ऐसा पेपर दे दिया कि किसी को नहीं लेना है। ऐसा पेपर हुआ था, क्योंकि फॉर्म आप लोगों ने देखे कितने खुल के एएसआई के अंदर फॉर्म आए थे, तो वहां पे पॉइंटों की वैल्यू होती है बच्चों। तो 1/3 जो वेस्ट नेगेटिव मार्किंग, 1 बहुत थोड़ी ठीक है, 1 ठीक ठाक, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। 1/3 को कभी समझेंगे, अभी फिलहाल अपने पास इतना टाइम है नहीं। और एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये भी जानने की जरूरत है, फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कार्पल बॉन्ड। चलिए क्वेश्चन एक हमारे सामने, कार्पल बॉन्ड इज प्रोक्सिमल रो, क्वेश्चन को समझे। कार्पल बॉन्ड और किसमें? प्रोक्सिमल रो के अंदर। कार्पल बॉन्ड और किसमें? आपके प्रोक्सिमल रो में। ये प्रोक्सिमल रो फ्रॉम द अल्नर टू रेडियल साइड आर बी डी स्पेसिफॉर्म ट्रायंगुलर यूनिट, इसके पॉइंट यूजुअली जो आपकी नंबरिंग होती है,
आपकी जो नंबरिंग होती है वो किस तरफ से होती है, यहाँ से आपकी इस तरफ होती है, नंबरिंग यही होती है, हमने इसके फोट और इसके फोट की साइड होती है आपकी रेडियस की तरफ, ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि यहाँ पे अल्लाह से रेडियस की तरफ आना है, मतलब अपोजिट पूछ लिया है। और अल्लाह मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन, तो मीडियल से लेटरली जाना है आपको। यूजुअली क्या होता है, लेटरल टू मीडियल होता है, जो 1 to 4 बोल रहे हैं, इसके बोर्ड जो होती है 1 होती है और वो आपकी बाहर होती है, मतलब लेटरल, तो लेटरल से मीडियली नॉर्मली होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है वो है आपका मीडियल टू लेटरल, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्लाह टू रेडियल। ये अल्लाह है मीडियली, तो अल्लाह से रेडियल उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसी फॉर्म आएगी, ट्राइन की टर्म आएगी, यूनिट आएगी और इससे सपोर्ट आएगा। ऑप्शन बी है, दैट इज राइट आंसर। क्लियर है ये चीज, ऑप्शन ए नहीं है। हर एक वर्ड की वैल्यू है क्वेश्चन ने कैसे, अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सुनिए वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नेम भी आपने याद रखे हुए हैं, कार्पस वन के सभी के नेम आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज आ जाए और उसको आप समझ नहीं पाए तो जितना आपने टाइम दिया है कोई सेंस नहीं रहता। इसलिए जो बारीकियों से पढ़ने की चीजें होती है वो यही है कि पूछना क्या है क्वेश्चन के अंदर। प्रोक्सिमल टू डिस्टल है, डिस्टल टू प्रोक्सिमल है, मीडियल टू लेटरल है, लेटरल टू मीडियल है, यहाँ पे अल्लाह से रेडियस है, रेडियस से अल्लाह है, 1 to 4 है या 4 to 1 है, सभी सीक्वेंस क्लियरली याद रखें। इन दोनों को डिटेल से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। बिल्कुल अभी आपका टाइम होता है यहीं पर विलास, सभी को थैंक यू सो मच। किसी बच्चे को कुछ डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड यही पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल रजनी, कल वाली क्लास में आपका डाउट क्लियर करेंगे बच्चे। हाँ जी काजल रजनी दोनों बच्चों बिल्कुल कल पूरा डिटेल से इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।